नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा, अ यूनिट ऑफ यूपीएससी अखाड़ा। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक रिव्यू 2023-2024। अब तक 6 लेक्चर्स में करा चुका हूं। आज 7th लेक्चर है जो कि एग्रीकल्चर हाफ तक कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, सेकेंड हाफ ऑफ एग्रीकल्चर आज हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले 6 लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप ये लेक्चर्स कंप्लीट कीजिए। इसमें मैंने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं इकोनॉमिक रिव्यू से लास्ट ईयर, मेंस के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो करवाए हैं। की इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमी मैंने इसमें कंप्लीट करा दिया है। एग्जीक्यूटिव समरी मैंने कंप्लीट करा दिया है। चैप्टर 1 जो था मैक्रोस्कोपिक ट्रेंड्स का, वो कंप्लीट हो गया है। और चैप्टर 2 जो है, ठीक है, एग्रीकल्चर का हाफ लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब चैप्टर 2 का ही सेकंड हाफ जो एग्रीकल्चर है वो हम यहां से शुरू करेंगे। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन तक हम पढ़ चुके थे, से पहले तक हम पढ़ चुके थे, और आज हम शुरू करेंगे नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन से। ठीक है, जैसा कि आपको पता है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, नेशनल मतलब राष्ट्रीय लेवल पे ये एक मिशन चल रहा है। हॉर्टिकल्चर मतलब ये वानिकी से संबंधित है। वानिकी या हॉर्टिकल्चर को मैं और परफेक्ट शब्द बोलूं तो मतलब एग्रीकल्चर का ही एक ऐसा पार्ट जिसमें एग्रीकल्चर में तो क्रॉप्स वगैरह होती है, ठीक है, सीधी सीधी जो खाने की चीजें होती है वो डायरेक्ट, लेकिन वेजिटेबल्स हो गए, ग्रेन्स हो गए, सेरियल्स हो गए, वो एग्रीकल्चर में आता है। हॉर्टिकल्चर में क्या आता है? हॉर्टिकल्चर में आते हैं फ्रूट्स, हॉर्टिकल्चर में आते हैं स्पाइसेस, ठीक है, फ्लावर्स। अगर रोज की कोई खेती कर रहा है, रोज कोई उगा रहा है, रोज के बगीचे हैं, तो वो क्या होगा? वो हॉर्टिकल्चर में आएगा। अगर कोई इसबगोल है या जीरा है, राई है, इन सब की खेती कर रहा है तो वो हॉर्टिकल्चर में आएगा। कोई सेब के बागान है किसी के, तो वो हॉर्टिकल्चर में आएगा। अब इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है दोस्तों उसका एरिया इंक्रीज करना। फॉर एग्जाम्पल, एक जिला है, एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, इस जिले में 100 खेत हैं, ठीक है, एग्जाम्पल 100 फील्ड हैं जिनमें से 90 पे एग्रीकल्चर होता है और 10 पे हॉर्टिकल्चर होता है। ठीक, तो क्या करना है? सबसे पहले उसका एरिया बढ़ाना है, उस 10 की जगह 20 करना है स्क्वायर, ठीक है, डबल करना है उसको। 90 है तो ठीक है, प्रोडक्टिविटी भी, उसका प्रोडक्शन भी ज्यादा करना है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा करनी है कि मिनिमम एरिया पे मैक्सिमम क्रॉप्स जो है वो उनकी यील्ड हो, स्पाइसेस ज्यादा से ज्यादा हो, फ्रूट ज्यादा से ज्यादा हो, फ्लावर्स ज्यादा से ज्यादा हो। इसके लिए ये नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन चल रहा है। 3 टारगेट हैं इसके। पहला, एरिया को इंक्रीज करना। सेकेंड टारगेट, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। और थर्ड टारगेट है उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, ठीक है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। अब ये कहाँ कहाँ चल रहा है? सबसे बड़ी बात ये है कहाँ कहाँ चल रहा है। राजस्थान में 24 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है वो, उसकी स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट की गई है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं ये? जयपुर, अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर, नागौर, बांसवाड़ा, टोंक, करौली, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बूंदी बूंदी, झुंझुनू। इन सब जिलों को आप एक बार ओवरव्यू कर लीजिए। क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा सकता है कि राजस्थान में आपको 4 जिलों के नाम दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, और ये पूछ लेंगे इन 4 में से कौन सा ऐसा जिला है जिसमें नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन नहीं चल रहा है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आरएस में पूछा जा सकता है। ये आरपीएससी की मेंटेलिटी ही इस तरह के क्वेश्चन बनाने की है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन पहले से ही प्रिपेयर करके जाएं, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। और इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है, ये तो एक इजी क्वेश्चन हो जाएगा कि भाई नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो एरिया को बढ़ाना, प्रोडक्शन को बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी? एरिया बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी ऑटोमेटिकली बढ़ सकता है, ये एक प्रोबेबिलिटी है। लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको इंटेंस हॉर्टिकल्चर टेक्निक्स को अपनाना पड़ेगा। दोनों में, प्रोडक्शन में प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस क्या है? प्रोडक्शन मतलब 100 का आपने 120 कर दिया, ये प्रोडक्शन आपका बढ़ गया। पहले 100 किलो सेब हो रहे थे, अब 120 केजी सेब हो रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो गया? प्रोडक्शन बढ़ गया। ये एग्जाम्पल ले लें हम, इससे बहुत ज्यादा लेवल पे होता है। प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि किसी खेत में, ठीक है, अब तक 100 ही हो रहा है, उसी खेत में ऐसी टेक्निक्स अपना के अपन प्रोडक्टिविटी बढ़ा दें। यहाँ क्या किया? यहाँ एरिया भी बढ़ाया होगा या और भी चीजें की होगी, तब वो 120 हुआ। यहाँ एरिया नहीं बढ़ाया गया, एरिया उतना ही है, सारी चीजें मतलब इन्वेस्टमेंट उतना ही है, लेकिन फिर भी हमने वो बढ़ाया, ठीक है, तो वो हो गई प्रोडक्टिविटी का बढ़ जाना। इसके अलावा सिरोही, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, ये भी उसमें ऐड थे, वो जो 24 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनमें।
या फिर सीधे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स में चलाया जा रहा है, तो 24 डिस्ट्रिक्ट इसका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना माइक्रो इरिगेशन। अब कृषि सिंचाई योजना है, ठीक है, प्रधानमंत्री मतलब ऑल इंडिया लेवल पे ये स्कीम चलाई जा रही है। कृषि मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, सिंचाई मतलब इरिगेशन से, इसका एग्रीकल्चर के इरिगेशन से रिलेटेड है। माइक्रो इरिगेशन, अब यहाँ पर है ना इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। एक वाटरशेड कंपोनेंट हो गया, ठीक है, कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड कंपोनेंट, उसमें क्या होगा कि उसमें एक ब्रॉड लेवल पे वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स और हार्वेस्टिंग टेक्निक्स और इन सब चीजों को कराया जाएगा, रन फेड एरिया डेवलपमेंट और ये सारी चीजें होंगी। माइक्रो इरिगेशन में क्या होगा, माइक्रो इरिगेशन में दो चीजें ध्यान रखने योग्य बात है, दो चीजें जो है वो उन पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा। पहला जो है वो है ड्रिप इरिगेशन और सेकंड है स्प्रिंकलर। इन दो टेक्निक्स को बढ़ावा दिया जाएगा माइक्रो इरिगेशन कंपोनेंट में, ठीक है। आपको पता है वाटर इज अ लिमिटेड एंड वैल्यूएबल रिसोर्स इन इंडिया, इन ड्रिप एंड स्प्रिंकलर टेक्निक्स ऑफ माइक्रो इरिगेशंस आर बीइंग यूज्ड, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। कौन कौन सी टेक्निक, ड्रिप और स्प्रिंकलर, ठीक है। ड्रिप मतलब बूंद बूंद, ये बूंद बूंद सिंचाई हो गई, ठीक है। इससे ये हो गया पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है। दूसरा हो गया स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर क्या हो गया, फव्वारा पद्धति से वो करना, ठीक है। एनहेंस क्रॉप यील्ड एंड क्वालिटी अलोंग विद वाटर सेविंग, अब इससे क्या हो रहा है, इरिगेशन हो रहा है, माइक्रो इरिगेशन हो रहा है, क्रॉप यील्ड बढ़ रही है, प्लस उसकी क्वालिटी भी बढ़ रही है, प्लस वाटर भी सेव हो रहा है। अब चूंकि ये एक नेशनल लेवल की स्कीम है तो मैंने आपको पहले ही एक हैक बता दिया था कि कोई भी नेशनल लेवल स्कीम हो और अगर आपसे आरपीएससी ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई मुझे ये बताओ कि सेंट्रल और स्टेट शेयर का रेशियो कितना है, तो उसका रेशियो होगा 60-40, ठीक है। टू इंक्रीज द अडॉप्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडिंग सब्सिडी टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द फार्मर्स। अब इसके लिए क्या की जा रही है, सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप अपने खेत में ड्रिप इरिगेशन करते हैं तो आपको कुछ सब्सिडी दी जाएगी। अब वो सब्सिडी अगर जैसे XYZ अमाउंट दिया जा रहा है तो उस XYZ का 60% अमाउंट जो है वो तो देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 40% अमाउंट है वो देगी स्टेट गवर्नमेंट। किसको देगी, फार्मर्स को देगी। एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग सब्सिडी। अब गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान कितनी सब्सिडी दे रही है, 40% ऑफ द टोटल सब्सिडी, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई चीज 200 रुपए की आ रही थी ड्रिप इरिगेशन में उसका कंपोनेंट और 100 रुपए की टोटल सब्सिडी दी गई है, 100 रुपए कौन लगाएगा, मजदूर जो किसान है वो खुद लगाएगा और 100 रुपए गवर्नमेंट देगी, ठीक है। तो उस गवर्नमेंट के भी दो टुकड़े हो जाएंगे, 60 रुपीज तो देगी GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाकी 40 रुपीज देगी GOR गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। समझ में आई बात। कोई भी नेशनल लेवल स्कीम होगी उसका बाइफर्केशन इसी तरह से होगा, 60% 40%। डन। नेक्स्ट स्कीम चलते हैं, सोलर पावर बेस्ड पंप प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर कुसुम योजना। प्राइम मिनिस्टर वर्ड आ गया तो ये कहाँ की योजना हो गई, ये योजना होगी नेशनल लेवल की, कुसुम योजना। अब कुसुम का फुल फॉर्म क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। कुसुम है किसान ऊर्जा, ठीक है। प्रधानमंत्री तो है ही, पीएम कुसुम योजना, ठीक है। तो किसान ऊर्जा एनर्जी सुरक्षा एंड उत्थान महाअभियान, ये कुसुम योजना का फुल फॉर्म है। देन पीएम कुसुम योजना नेशनल लेवल पे चल रही है सोलर बेस्ड, और ये कुसुम योजना क्या है, कंपोनेंट बी। कंपोनेंट बी हम यहाँ पढ़ रहे हैं, कंपोनेंट ए क्या है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है आरपीएससी थोड़ा खेलने की इच्छा रखती है तो वो क्या करती है कि भाई इकोनॉमिक सर्वे में कंपोनेंट बी दिया हुआ है, कंपोनेंट ए पूछ लेते हैं। कंपोनेंट ए क्या है, अब कंपोनेंट ए भी किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान ही है, मतलब वो ऊर्जा सुरक्षा के बारे में ही बात कर रही है और किसानों के ही बारे में बात कर रही है। लेकिन कंपोनेंट ए अलग है और कंपोनेंट बी अलग है। किस उसमें अलग है, कंपोनेंट ए में क्या किया जाता है, 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक के सोलर पावर प्लांट्स लगाए जाते हैं किसानों की उन जमीनों पर जो कि बंजर हो चुकी है, जिनमें अब पैदावार नहीं होगी। ये क्या है, ये है कंपोनेंट ए, कुसुम का कंपोनेंट ए। कुसुम क्या चीज है, किसान ऊर्जा सुरक्षा एंड उत्थान महाअभियान। डन। अब बात कर लेते हैं कंपोनेंट बी की।
कॉम्पोनेंट बी में क्या किया जा रहा है, कॉम्पोनेंट बी शुरू किया गया 2019-20 से, ठीक है। कॉम्पोनेंट बी कब शुरू किया गया, 19-20 से। और ये कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा चलाई जा रही है स्कीम, रिन्यूएबल एनर्जी, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। फ्रॉम द ईयर 2019-2020 से ये चीज शुरू हुई। दिस स्कीम इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर पीएम कुसुम। कुसुम का यहाँ फुल फॉर्म दिया हुआ है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एंड उत्थान महाअभियान, कॉम्पोनेंट बी। अब कॉम्पोनेंट बी क्या कह रहा है, कॉम्पोनेंट ये तो क्या कर रहा था, सोलर पावर प्लांट सीधे सीधे हम लगा रहे थे 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक के, डन। कॉम्पोनेंट बी क्या कह रहा है, कॉम्पोनेंट बी कह रहा है सोलर पावर पंप, ठीक है। कॉम्पोनेंट ए जो था वो बंजर भूमि के लिए था, सोलर पावर प्लांट लगा दिया बंजर भूमि पे क्योंकि पैदावार हो ही नहीं रही है। कॉम्पोनेंट बी क्या कह रहा है, कॉम्पोनेंट बी में सोलर पावर पंप्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है। सोलर पावर पंप से क्या होगा, इरिगेशन फैसिलिटीज मिलेगी, और इरिगेशन फैसिलिटीज भी एनर्जी कंजर्वेशन के साथ मिलेगी। मतलब किसान बिजली का कोई बिल नहीं दे रहा है, वो सोलर पावर पंप का यूज कर रहा है, और उस सोलर पावर पंप से इरिगेशन फैसिलिटीज भी मिल रही है और इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन भी हो रहा है। स्टैंड अलोन सोलर एनर्जी पंप, ठीक है। इन दिस देयर इज अ प्रोविजन ऑफ सेटिंग अप सोलर पावर पंप रेंजिंग फ्रॉम 3 हॉर्स पावर से लेकर 10 हॉर्स पावर, मतलब अलग अलग कैपेसिटी के सोलर पंप आते हैं, जिसमें से 3 हॉर्स पावर से लेकर 10 हॉर्स पावर तक का जो पंप है उस पर सब्सिडी दी जाएगी भारत सरकार द्वारा, विद मैक्सिमम ग्रांट पेएबल अप टू 7.5 हॉर्स पावर कैपेसिटी, 7.5 हॉर्स पावर कैपेसिटी तक की वो दी जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि आपने भाई साहब 20 हॉर्स पावर का बहुत शानदार भयंकर पंप लगा दिया, नहीं। अगर आप इतना बड़ा पंप लगाने की कैपेसिटी रखते हैं तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। ये उन किसानों के लिए है जिनका खेत इतना ही बड़ा है कि वो 3 हॉर्स पावर से लेकर 10 हॉर्स पावर तक का पंप लगा सकें, ठीक है। आगे चलते हैं। फार्मर्स हु डू नॉट हैव एग्रीकल्चरल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन फॉर इरिगेशन एंड डिपेंड ऑन डीजल बेस्ड पंप्स आर एलिजिबल फॉर इंस्टॉल सोलर पावर पंप। अब क्या होता है, खेत, ये पर्टिकुलर खेत है, अब इस खेत में आपको पानी, ये पानी यहाँ है, ठीक है, यहाँ पानी है। अब इस पानी को आपको पूरे खेत में पहुंचाना है, तो इसके लिए क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी। एनर्जी या तो आप इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेज से ले सकते हैं। अब किसी किसान के पास अपने खेत में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है ही नहीं। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है तो हम मोटर लगा के इस पानी को इन नालियों के द्वारा पूरे खेत में पहुंचा सकते हैं क्या, नहीं पहुंचा सकते। फिर वो आदमी क्या करता है, फिर वो आदमी डीजल पंप लेके आता है, ठीक है, डीजल पंप लेके आता है, उसको कनेक्ट करता है और यहाँ से पानी छोड़ता है। उसमें डीजल डालना पड़ता है, 4 लीटर 5 लीटर 10 लीटर डीजल डलेगा रोज का, तब वो डलेगा। अब या तो वो डीजल पंप खरीदे और रोज डीजल खरीदे, या फिर वो उसको रेंट पे ले, दोनों ही चीजें कॉस्टली पड़ती है। तो भारत सरकार ने क्या किया, ऐसे खेतीहर किसान जिनके पास एग्रीकल्चरल लैंड है, जो एग्रीकल्चर करते हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है और जो डीजल बेस्ड पंप का यूज कर रहे हैं, वो एलिजिबल है टू इंस्टॉल सोलर पावर पंप अंडर दिस स्कीम, ठीक है। अभी कितने पंप हुए हैं, ये क्या है, ये किसका कोई मतलब नहीं है, ये डेटा जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है। आगे आते हैं। अंडर स्कीम टोटल 60% सब्सिडी इज पेएबल, 60% सब्सिडी दी जाएगी। फार्मर शेयर द 40% की। मतलब अगर मान लीजिए ये 3 हॉर्स पावर से लेकर 10 हॉर्स पावर तक का अगर कोई पंप हम लगा रहे हैं और वो आ रहा है 100 रुपए का, मानते हैं अपन इस बात को, तो ये चीज 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। 100 रुपए के पंप में 60 रुपए तो देगी सरकार, ठीक है, और 40 रुपए देगा किसान। तो अब किसान को क्या फायदा हो गया, किसान को ये फायदा हो गया भाई कि जो सोलर पावर पंप 100 रुपए का लग रहा था वो अब सिर्फ 40 रुपए का लग रहा है सब्सिडी के द्वारा, ठीक है। अब ये 60 रुपए है, 60 रुपए सब्सिडी कह रहे हैं, सब्सिडी के 60 रुपए कहां से आ रहे हैं, सब्सिडी के 60 रुपए में से 30 रुपए तो दे रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इस 60 रुपए में से 30 रुपए और दूसरे दे रही है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। समझ में आई बात, 30 रुपए 30% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 30% गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, और बाकी बता 40% किसान। डन। द फार्मर शेयर अंडर द स्कीम इज 40%. Farmer can get loan from the bank up to 30% and the remaining 10% will be payable by the farmer. अब इस 40 में से भी वो चीजें 2 भागों में डिवाइड कर सकता है कि 30% का तो वो लोन ले ले और 10% वो खुद दे दे। डन। तो ये चीजें यहाँ पे थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट वाला पॉइंट फिर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 60-40 में से 30-30 जो हुआ, इसमें क्या करेगा आपको, क्वेश्चन तो इजी पूछा जाएगा, क्वेश्चन इजी रहेगा, लेकिन जो ऑप्शंस होंगे
वो थोड़े से आपको घुमा दिए जाएंगे कि भाई 60-40 की स्कीम है या 30-30 की स्कीम है या 50-50% की स्कीम है। वहां ऑप्शंस में आपसे आरपीएससी खेल जाएगी। अगर आपने ये वीडियो देखा है, अगर आपने ये चीज पढ़ी है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 100% का अगर 3 हॉर्स पावर से लेकर 10 हॉर्स पावर तक का पंप आता है विद मैक्सिमम ग्रांट ऑफ 7.5 हॉर्स पावर पंप, तो उसमें से 60% जो है वो गवर्नमेंट देगी, 40% किसान खुद लगाएगा। उस 60% में से 30% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 30% गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, वो जो 40% है उसमें से 30% लोन ले सकता है और 10% वो खुद बना सकता है। बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं, कृषि विकास योजना के बारे में पढ़ेंगे अब। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है। जैसे ही आपको पता चला, राष्ट्रीय नेशनल लेवल की स्कीम है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और उसका डेवलपमेंट कर रही है, ठीक है। ये पूरा नॉट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, प्री एग्जाम बेसिकली, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हो रहा है, सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में क्या क्या काम किए जा रहे हैं। फर्स्ट नंबर, ठीक है, क्या हो गया? डेट पाम कल्टीवेशन, डेट पाम कल्टीवेशन। सेकंड पॉइंट जो कि यहाँ दिया हुआ है, डेट पाम कल्टीवेशन, सीधा सीधा लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको मैंने पहले से बताया था कि एनएचएम नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन में कितने वो थे, 24 डिस्ट्रिक्ट थे। देन अब जो बाकी बचे हुए हैं उनका क्या करना है? ऐसा ऐसा थोड़ी होगा कि जो बाकी बचे हुए हैं उनमें हॉर्टिकल्चर होगा ही नहीं। ऐसा करेंगे तो फिर टोटल डेवलपमेंट, टोटल प्रोडक्शन ऑफ द स्टेट जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? इन 24 डिस्ट्रिक्ट के अलावा जितने भी डिस्ट्रिक्ट बचे हैं उसमें हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम किया जाएगा इन द डिस्ट्रिक्ट डिप्राइव्ड ऑफ एनएचएम नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, ठीक है। दूसरा काम ये हो गया। पहला क्या हुआ? डेट पाम कल्टीवेशन कर दिया अपन ने। दूसरा, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट किया कहां पर? उन डिस्ट्रिक्ट में जो डिप्राइव्ड थे फ्रॉम नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन से। थर्ड पॉइंट क्या होगा भैया? थर्ड पॉइंट ये होगा कि वेजिटेबल क्लस्टर, वेजिटेबल क्लस्टर बनाए जाएंगे कहां पर? अर्बन एरिया में, अर्बन एरिया में, अर्बन एरियाज में वेजिटेबल क्लस्टर। फोर्थ पॉइंट, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया, जैसे वेजिटेबल क्लस्टर इन अर्बन एरियाज। स्ट्रेंथनिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को भी स्ट्रेंथन किया जाएगा। स्ट्रेंथनिंग ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन झालावाड़, धौलपुर, टोंक, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, बस्सी, जयपुर एंड कोटा, ठीक है। इन सारी जगहों पर क्या किया जाएगा? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, वेजिटेबल क्लस्टर्स इन अर्बन एरियाज, डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इन द डिस्ट्रिक्ट्स डिप्राइव्ड फ्रॉम एनएचएम। 24 डिस्ट्रिक्ट के अलावा जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उनमें हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट किया जाएगा, डेट पाम कल्टीवेशन किया जाएगा। पांचवा पॉइंट क्या है? प्रमोशन ऑफ प्रोटेक्टेड फार्मिंग, ठीक है, प्रमोशन किया जाएगा प्रोटेक्टेड फार्मिंग का। फिफ्थ पॉइंट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ नर्सरीज। इसमें किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है? अब आरपीएससी किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट कवर्ड अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना? या फिर ये कहा जा सकता है, अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना देयर इज द डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इन 24 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो वो गलत हो जाएगा। 24 डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट किया जाएगा फ्रॉम राष्ट्रीय कृषि विकास, बाय राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। और जो 24 डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट किया जाएगा बाय नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। तो ये बात आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है रिगार्डिंग राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये एक बजट से रिलेटेड है, फंड से रिलेटेड है, ये अपने काम का नहीं है। अपने काम का किसी भी पर्टिकुलर योजना में क्या है, उस वो कहाँ कहाँ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में हो रही है, उसके अंडर में ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, उसका फंडिंग पैटर्न क्या है, और ये सारी चीजें हम हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम की है। चलो भाई आगे चलते हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब एग्रीकल्चर तो हो गया, ठीक है, हमने प्रोडक्शन भी बढ़ा लिया, लेकिन सबसे मेन काम होता है फार्म से प्रोड्यूस को कहां पहुंचाना? कंज्यूमर्स तक पहुंचाना। वो अगर पहुंच पा रही है तो किस कारण पहुंच पा रही है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग के द्वारा, और विद क्वालिटी पहुंचाना। क्वांटिटी तो पहुंचाना ही, साथ में क्वालिटी भी पहुंचाना। ऐसा नहीं हो कि भाई यहाँ पे कुछ बहुत ही हाई क्वालिटी की क्रॉप यील्ड हुई और यहाँ से पहुंचते पहुंचते वो सड़ गई, या कुछ उसकी क्वालिटी में डेविएशन आ गया, या कुछ भी वो खराब हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग
काम यही करता है, टू प्रोवाइड बेटर मार्केटिंग फैसिलिटीज एंड एडिकेट रिटर्न्स ऑन फार्मर्स प्रोड्यूस। तो मार्केटिंग अगर बढ़िया होगी तो ये जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, ये इस क्वालिटी, यहाँ जो क्वालिटी पहुंची है, इसी क्वालिटी को देख के तो कंज्यूमर पैसा देगा, और वही पैसा कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे। तो ये मार्केटिंग का काम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसके लिए क्या किया गया है, डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग काम कर रहा है, और वो क्या इंप्लीमेंट किया है उसने, मंडी रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट। मंडी रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट। इसके अलावा इसके अंडर में कई छोटी छोटी योजनाएं और चल रही है एग्रीकल्चर मार्केटिंग को ध्यान में रखने के लिए, या वो लोग जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, फार्मर्स नहीं है, ठीक है, एग्रीकल्चर लेबर्स हैं या मार्केटिंग एजेंट्स हैं या हमाल्स हैं या आड़तिया जिनको कहते हैं वो हैं, वो काम कहाँ करते हैं, वो इस पर्टिकुलर एरिया में काम करते हैं। प्रोडक्शन के बाद और कंजम्पशन से पहले जो काम होता है वो इन सब चीजों का होता है। तो उन लोगों को टारगेट करते हुए कुछ स्कीम चलाई जा रही है, जिनके बारे में अब हम यहाँ एग्रीकल्चर मार्केटिंग के टॉपिक में सब टॉपिक के तौर पर डिस्कस करेंगे, जिसमें से फर्स्ट है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। कृषक सहायता नहीं है, ये कृषक का जो साथी है उसकी सहायता योजना है, ठीक है, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। अब कृषक साथी कौन होते हैं, कृषक तो यहाँ हो गया, ठीक है, साथी कौन हो गए, ये जितने भी लोग हैं जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, ये कृषक साथी हैं। तो ये जो योजना है ये इनको टारगेट कर रही है। कैसे टारगेट कर रही है, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा इन केस ऑफ एक्सीडेंट या डेथ ड्यूरिंग एग्रीकल्चर वर्क इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग टू एग्रीकल्चरिस्ट, एग्रीकल्चर लेबरर एंड हमाल्स। किसान कलेवा योजना एग्रीकल्चरिस्ट के लिए ब्रेकफास्ट या लंच प्रोवाइड करवाना, ये एक योजना है किसके अंडर में, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के सब टॉपिक में। इंट्रोड्यूस्ड फॉर फार्मर्स टू प्रोवाइड देम क्वालिटी फूड एट सब्सिडाइज्ड रेट्स इन सुपर ए एंड सुपर एंड बी क्लास कृषक कृषि उपज मंडी समिति। जितनी भी कृषक उपज मंडी समिति है उनमें क्या किया जाएगा, सुपर ए और बी क्लास की जो है उन सब में क्या करा जाएगा, क्वालिटी फूड प्रोवाइड किया जाएगा। किसको प्रोवाइड किया जाएगा, फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, सब्सिडाइज्ड रेट्स में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, ये आ गया। एंड ऑल अदर फाइनेंशियली फिजिबल मंडी ऑफ द स्टेट, जो भी फाइनेंशियली फिजिबल होगी क्लास ए और बी, सुपर क्लास जो ए और बी टाइप की कृषक उपज मंडी समिति है उनमें तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा जो भी फाइनेंशियली फिजिबल है उनको भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आती है महात्मा गांधी फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, 2015 में शुरू की गई, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, इसके अंदर प्रेगनेंसी असिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। कितने दिन का मिलेगा प्रेगनेंसी असिस्टेंस, 45 डेज का प्रेगनेंसी असिस्टेंस मिलेगा। किसको मिलेगा, नॉन स्किल्ड लेबर्स को, नॉन स्किल्ड लेबर को 45 डेज का प्रेगनेंसी असिस्टेंस मिलेगा, प्रोवाइडेड लाइसेंस होल्डर लेडी लेबरर। लाइसेंस होल्डर वो लेडी लेबरर होनी चाहिए फॉर 2 प्रेगनेंसी पीरियड, दो बार, मतलब एक बच्चा हो गया, ठीक है, उसको 45 डेज का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल गया। सेकंड चाइल्ड उसका हुआ तो 45 डेज का असिस्टेंस मिल गया। लेकिन अगर थर्ड चाइल्ड होता है तो वो प्रेगनेंसी असिस्टेंस फिर नहीं मिलता है। फर्दर अमाउंट इक्वल टू 15 डेज नॉन स्किल्ड लेबर रेट इज ऑल्सो बीइंग प्रोवाइडेड टू द फादर ऑफ न्यूली बॉर्न चाइल्ड। फादर को भी मिलेगा कितना, 15 डेज का नॉन स्किल्ड लेबर रेट, ठीक है, मतलब 15 दिन की छुट्टी पे रहेगा। लाइसेंस होल्डर वो लेबर होना चाहिए। तो ये प्रेगनेंसी असिस्टेंस हो गया, 45 डेज फॉर विमेन एंड 15 डेज फॉर मेल लेबर, ठीक है। आगे चलते हैं, ड्यूरिंग द ईयर, ये पूरा बजट क्राइटेरिया, बजट के वो है नंबर्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैरिज असिस्टेंस मिलेगा, ठीक है, पहला प्रेगनेंसी असिस्टेंस हो गया, ठीक है, 45 डेज टू वुमेन एंड 15 डेज टू मेन, ये एक हो गया। अब हो गया मैरिज असिस्टेंस, ठीक है, मैरिज असिस्टेंस में क्या मिलेगा, 15,000 फॉर हर मैरिज, ठीक है। लेडी रेब, और ये किसको मिलेगा, सिर्फ लेडी लेबरर को मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई मेल आदमी है वो 50,000 रुपये मांगे अपनी बेटी की शादी के लिए, नहीं। अगर मेल और विमेन दोनों, मैन और विमेन दोनों लेबर हैं तो विमेन ही उसको उसके लिए अप्लाई कर सकती है। और क्या मिलेगा वहां पर, 50,000 रुपीज मिलेगा अपनी बेटी की शादी के लिए, बेटे की शादी के लिए नहीं, ठीक है। सम ऑफ 50,000 फॉर हर मैरिज, ठीक है, खुद की शादी के लिए। लेडी लेबरर खुद की शादी के लिए होता है। एंड लाइसेंस्ड विमेन लेबरर इज एंटाइटल्ड फॉर ए सम ऑफ 50,000 फॉर मैरिज ऑफ अ डॉटर, मतलब 50,000 खुद की शादी के लिए भी वो लेडी लेबरर ले सकती है और 50,000 रुपए वो अपनी बेटी की शादी के लिए भी ले सकती है। लेकिन ये लिमिट है फॉर ओनली 2 डॉटर्स, ठीक है, 2 डॉटर्स ओनली।
ठीक है, ये फिर उसके बाद फिर वापस बजट के नंबर्स आ गए, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, पहला प्रेगनेंसी असिस्टेंस देख लिया, 45 डेज टू वुमेन, 15 डेज टू मैन, और ये भी 2 चाइल्ड तक ही दिया जाएगा। इसके लिए आपको लाइसेंस्ड लेडी लेबरर होना आवश्यक है। दूसरा, मैरिज असिस्टेंस मिल जाएगा, खुद की शादी के लिए 50,000 रुपए मिल जाएंगे और 2 बेटियों तक की शादी के लिए 50,000 रुपए मिल जाएंगे। डन। स्कॉलरशिप या मेरिट अवार्ड फॉर स्टूडेंट्स, डन। ठीक है, कोई भी लाइसेंस्ड लेबरर है, अब यहाँ पर मेल फीमेल की बात नहीं आ रही है, अगर मैन हो तो वो भी अप्लाई कर सकता है, विमेन हो तो वो भी अप्लाई कर सकती है, उसके सन को या डॉटर को। ठीक है, क्या मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगी या मेरिट अवार्ड मिलेगा, बेटा या बेटी दोनों में से किसी को भी, किसी के लिए भी वो चीज अप्लाई हो सकती है। 60% और अबव मार्क्स की एक क्राइटेरिया है, अगर 60% या उससे ऊपर मार्क्स आते हैं तो मेल लेबरर या विमेन लेबरर कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। 60% से ऊपर मार्क्स होनी चाहिए। सबसे पहले प्रेगनेंसी असिस्टेंस हो गया, फिर उसके बाद मैरिज असिस्टेंस हो गया, मैरिज असिस्टेंस होने के बाद स्कॉलरशिप हमने दे दी किसानों को। उसके बाद आ गया मेडिकल असिस्टेंस। मेडिकल असिस्टेंस में क्या होगा, 20,000 रुपए तक का इलाज जो है वो फ्री में प्रोवाइड किया जा सकेगा। इन केस ऑफ सीरियस डिजीज अगर होती है, कैंसर हो गया, हार्ट अटैक आ गया, या लीवर या किडनी इश्यूज कुछ हो गए, इफ ही माइट हैव बीन एडमिटेड फॉर ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल और एनी अदर ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कोई भी या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या कोई भी अलग हॉस्पिटल हो जो गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो, उसमें किसको क्या मिलेगा, 20,000 रुपए तक का मेडिकल असिस्टेंस इसमें मिल जाएगा। तीसरा हो 3 पॉइंट ये हो गए, 4 पॉइंट हो गए सॉरी। पहला तो हो गया प्रेगनेंसी असिस्टेंस, दूसरा हो गया मैरिज असिस्टेंस, ठीक है, तीसरा हो गया स्कॉलरशिप, फोर्थ हो गया मेडिकल असिस्टेंस, और पांचवा हो गया पेरेंटल लीव। ये सारी चीजें हम किसके अंडर में पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015। पेरेंटल लीव में क्या होगा, पेरेंटल लीव अमाउंट ऑफ 15 डेज नॉन स्किल लेबर रेट इज प्रोवाइडेड, इसको प्रोवाइड की जाएगी लाइसेंस होल्डर मेल लेबर फॉर 2 प्रेगनेंसी पीरियड। ठीक है, पेरेंटल लीव कितने दिन की छुट्टी मिलेगी, 15 दिन की छुट्टी मिलेगी। पैसा कितने दिन का मिलेगा, 15 दिन का मिलेगा, लेकिन नॉन स्किल्ड लेबर रेट मिलेगी। आप कितने ही स्किल्ड हो वो कोई मतलब वाली बात नहीं है, नॉन स्किल्ड लेबर रेट जो है वो मिलेगी आपको। उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, लाइसेंस होल्डर होना चाहिए, लाइसेंस होल्डर मेल लेबरर होना चाहिए, और 2 प्रेगनेंसी पीरियड तक आपको ये रेट जो है वो मिल सकती है 15 दिन का। ठीक है, ये सारी चीजें, ये जो 5 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट जो थे वो थे किसके अंडर में, महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015 के अंडर में। ये एक अलग योजना है, कृषक उपहार योजना। कृषक उपहार योजना में क्या मिलेगा आपको, डिजिटल कूपन्स मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेगा, डिजिटल कूपन्स। अब ये कूपन्स कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये स्कीम कब से शुरू हुई, ये एक फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 2022 में ये स्कीम शुरू हुई। ठीक है, और ये कहाँ शुरू हुई, ई नैम पोर्टल में, ई नैम पोर्टल पर। अब ई नैम क्या है, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नैम पोर्टल ये वेबसाइट है जिससे जहां जहां क्या होता है, इंडिविजुअल हु सेल देयर प्रोड्यूस थ्रू ई नैम। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर जितने भी एग्रीकल्चरिस्ट हैं वो अपनी जो उपज होती है उस उपज को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। कहाँ बेच सकते हैं, ई नैम पोर्टल पर। ये एक वेबसाइट है जो है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। डन। कब से शुरू हुई है, 1 जनवरी 2022 से ये शुरू हुई है। ऑन एवरी 10,000, कोई भी 10,000 रुपए की कोई भी बिक्री होती है, कोई भी सेल होती है 10,000 रुपीज की, कहां पर होगी सेल, ई नैम पोर्टल पर। ठीक है, आप किसी मंडी में जाके सेल कर रहे हैं तो कोई कुछ नहीं मिलेगा आपको। 10,000 रुपए की सेल होती है तो एक डिजिटल कूपन इशूड होता है ऑन सेल स्लिप एज वेल एज ऑन ई पेमेंट। ठीक है, आप कोई भी ई पेमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए का पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी आपने सामान बेचा, कहां पर बेचा, ई नैम पोर्टल पर बेचा आपने, और 1 लाख रुपए की बिक्री की, तो आपको 10 डिजिटल कूपन्स मिल जाएंगे। कूपन इज इशूड टू सेलर ऑन द सेल ऑफ सच कमोडिटी ऑन विच मंडी फीस इज रियलाइज्ड। ठीक है, ये कूपन्स मिलते हैं, इन कूपन से आप बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, इनको कैश कन्वर्ट करवा सकते हैं। कूपन इज इशू टू सेलर, सेलर को इशू होता है, ये जो बेच रहा है अपना सामान उसको इशू हो जाएगा। ठीक है, ऑन द सेल ऑफ सच कम्युनिटी, कोई भी ऐसी कम्युनिटी जो मंडी फीस इस पर रियलाइज हो जाए। ठीक है, देन ये हमने यहां तक पढ़ा कृषक उपहार योजना। इसके आगे से हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग
बोर्ड का गठन हुआ है, ठीक है, और उसके जो भी फंक्शंस हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अंदर क्या हुआ, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में के तहत एक पॉलिसी बनाई गई 2019 में, ठीक है। वो पॉलिसी क्या थी, राजस्थान राजस्थान से रिलेटेड एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर की प्रोसेसिंग से रिलेटेड, मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कुछ भी हो गया उसको प्रोसेस करना है, उसको और ज़्यादा डेवलप करना है, ठीक है, मतलब रॉ फॉर्म में नहीं, उसको प्रोसेस्ड फॉर्म में मार्केट में उतारना है। एग्री बिजनेस, एग्रीकल्चर के बिजनेस से रिलेटेड, और जो भी रॉ मटेरियल हुआ या प्रोसेस्ड हुआ या और बाकी चीज़ें हुई उनका एक्सपोर्ट के प्रमोशन से रिलेटेड पॉलिसी आई, और ये पॉलिसी आई 12 दिसंबर 2019 में। 2019 के एंड में 12 दिसंबर को ये पॉलिसी लाई गई। इस पॉलिसी के तहत क्या क्या हुआ, ठीक है, इस पॉलिसी के तहत कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने जरूरी हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे स्किल डेवलपमेंट का पॉइंट एक आता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का पॉइंट एक आता है, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच हो गई प्रोसेसिंग की, और वैल्यू एडिशन हो गया, क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो गया, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसके फीचर्स देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द पॉलिसी, ठीक है। पहला, भाई क्या होता है कि ये एक पर्टिकुलर खेत है, ठीक है, इस खेत में कुछ कोई भी एक क्रॉप हो रही है, डन। अब इस क्रॉप में क्या हुआ, यहां से प्रोडक्शन हुआ और ये रॉ मटेरियल्स यहां पर आए, मान लीजिए 100 टन, ठीक है। अब इसको यहां पर स्टोरेज किया गया और स्टोरेज के बाद इसको बेचा गया। लेकिन जब बेचा गया तो फार्मर ने ये देखा कि उसके उसके पास 90 टन ही बेचा गया, बाकी 10 टन कहाँ हो गया, 10 टन यहीं पर इस पर्टिकुलर प्रोसेस में खराब हो गया, ठीक है। तो ये इस खराबे को क्या कहते हैं अपन, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, ठीक है। तो अब इस पॉलिसी का पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट क्या है कि क्लस्टर बेस्ड अप्रोच हो टू मिनिमाइज द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, मतलब 4-5 खेत को मिलाकर इस तरह के क्लस्टर्स बना दिए जाएं और उनमें एक सामूहिक तौर पर एक ऐसी इस तरह से टेक्नोलॉजी लाई जाए कि ये जो यहाँ पर लॉस हो रहा है 10-10 टन का, या हमने एक एग्जाम्पल लिया है 10 टन, तो ज्यादा का भी हो सकता है, कम का भी हो सकता है, लेकिन वो जो लॉस हो रहा है उसको कम से कम कर देना, मिनिमाइज कर देना, ठीक है। तो अगर ये मिनिमाइज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टोटल फाइनल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ फार्मर्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें इंक्रीज करना है भाई, इसको इनको इनके पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना है प्रोसेसिंग में, ठीक है। इन प्रोसेसिंग जो हो रही है, मतलब रॉ मटेरियल्स, ऐसा नहीं कि भाई ये बनाया यहाँ से रॉ मटेरियल्स निकले और बस हो गया फार्मर का काम कंप्लीट, यहाँ से उनको प्रोसेसिंग यूनिट्स जो होती है उनमें भी उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना है। इंक्रीज फार्मर्स इनकम बाय इन्वॉल्विंग देम इन वैल्यू एडिशन एंड सप्लाई चेन डायरेक्टली, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा है कि फार्मर यहाँ से अपना प्रोड्यूस दे रहा है, ठीक है, जो भी खेत में जो भी क्रॉप हो रही है वो 100 टन दिया, काम खत्म, बस, इसके आगे फार्मर का कोई काम नहीं है। ये पॉलिसी क्या कर रही है कि आपको प्रोसेसिंग में भी इन्वॉल्व कर रही है और उस प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व करके फार्मर की इनकम भी इंक्रीज कर रही है, ताकि जो प्रोडक्शन उसका हो उसमें वैल्यू एडिशन हो सके, ठीक है। 100 टन जो है वो अपन ये मानते हैं कि 100 टन रॉ मटेरियल जो है वो 1000 रुपए का इसका बिका, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब अगर वैल्यू एडिशन या कुछ प्रोसेस्ड करके उस 100 टन को, है वो 100 टन ही, लेकिन उसकी क्वालिटी इंप्रूव की गई या उसको पैकेजिंग की गई या किसी तरह से उसका वैल्यू एडिशन इस तरह किया गया कि वो 1000 की जगह 1200 रुपए में गया, तो ये क्या हो गया, ये वैल्यू एडिशन हो गया। इस वही रॉ मटेरियल वही सेम था, थोड़ा सा प्रोसेसिंग करने के बाद, फार्मर का प्रोसेसिंग में इन्वॉल्वमेंट होने के बाद उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल का क्या हो गया, वैल्यू एडिशन हो गया और वो सप्लाई चेन में भी इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद प्रमोट वैल्यू एडिशन, प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी इन द स्टेट एंड एक्सपोर्ट ऑफ क्रॉप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू एडिशन तो हमने पहले ही कर लिया था, लार्ज क्वांटिटी में जो चीज़ें हो रही हैं, जो क्रॉप्स हो रही हैं उनसे रिलेटेड उनका वैल्यू एडिशन करना है। लेकिन अब ये जो चीज़ हुई, ये 1000 रुपए आप कहाँ बेच रहे हो, ठीक है। पहली बात तो क्या कर दी, इसको सप्लाई चेन में इन्वॉल्व कर दिया, प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व कर दिया। जो किसान पहले 1000 रुपए इंडियन मार्केट में बेच रहा था, ठीक है, वही किसान वैल्यू एडिशन करके उसको 1200 का कर दिया, और उसी 1200 रुपए को वो अगर एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, तो मान लीजिए उसने बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया और वही 1200 की कीमत उसको 1500 रुपए मिली, तो ये मल्टी डायमेंशनल पॉजिटिव इफेक्ट हो गया।
मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट कैसे हुआ? पहली बात तो ये हो गई कि 1000 रुपए की चीज उसने वैल्यू एडिशन करके 1200 ही कर दी, प्रोसेसिंग वगैरह में इन्वॉल्व हो गया वो। उसके बाद वही 1200 की चीज उसने 1500 में एक्सपोर्ट कर दी। इससे क्या हुआ? एक्सपोर्ट तो अपना बढ़ा, ठीक है। फिर बाहर की जो करेंसी आई वो बढ़ी। तीसरा, फार्मर की जो इनकम है वो भी इंक्रीज हो गई, 1000 रुपए की जगह अब 1500 रुपए उसको मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहां से उसको एक्सपोर्ट ऑफ क्रॉप्स करना है। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्किल डेवलपमेंट थ्रू फूड प्रोसेसिंग ट्रेनिंग कोर्सेज। अब यहाँ पे अपन इस रॉ मटेरियल को, भाई किसान को इस चीज की तो जानकारी है कि कौन से बीज बोने हैं, कैसे इरिगेशन करना है, कैसे वीडीसाइड पेस्टिसाइड्स वगैरह करके अपना ये 100 टन जो है ये उगाना है, ये चीज तो उसको पता है। लेकिन प्रोसेसिंग में उसको कुछ भी पता नहीं है, तो उसके लिए क्या करो, उसकी स्किल डेवलपमेंट कर दो। और स्किल डेवलपमेंट करने से वहाँ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन हो गया और फूड प्रोसेसिंग ट्रेनिंग कोर्सेज के थ्रू उसका स्किल डेवलपमेंट कर दो, ठीक है। अब इन सब चीजों के लिए, हर चीज के लिए, ठीक है, अर्थ की आवश्यकता होती है, फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसमें क्या करो, कैपिटल सब्सिडी दे दो एक, ठीक है, कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड करा दो। डन। ये सारी चीजें यहां पर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब कैपिटल सब्सिडी कैसे प्रोवाइड करवाएंगे? कोई भी व्यक्ति अगर वो जनरल का है या वो SC ST कैटेगरी का है, तो दोनों के लिए अलग अलग प्रोविजंस है कि आपको, अगर आप एक फूड प्रोसेसिंग सेंटर एस्टेब्लिश करते हो तो आपको 75% या 50% जो है वो सब्सिडी सरकार की तरफ से मिलेगी, ठीक है। वो सारी चीजें हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखने को मिलेगी कि इसी योजना से, ये जो पॉलिसी है, इसी पॉलिसी के अंतर्गत ही वो चीजें इंक्लूड हो रही हैं, ठीक है। कहाँ कैसे इंक्लूड हो रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर। ये देखिए आप, यहां हमने क्या छोड़ा, प्रोविजन ऑफ कैपिटल सब्सिडी, डायरेक्ट कैपिटल सब्सिडी दी जाए टू स्टैब्लिश एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स। एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट अगर कोई स्टैब्लिश कर रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश कर रहा है, तो अप टू 75% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 150 लाख रुपीज, ठीक है। मतलब अगर ये टोटल, ये एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट या इसका एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट स्टैब्लिश की जा रही है बाय SC ST प्रमोटर फार्मर एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें क्या होगा, उसमें इस पूरे का 75%, मतलब अगर ये 1 करोड़ की है तो 75 लाख रुपए जो है वो गवर्नमेंट देगी, और 25 लाख जो है वो पर्टिकुलर बंदा लगाएगा अगर वो SC ST है या SC ST फार्मर है या उसके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। और अगर वो जनरल कैटेगरी से है तो 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 150 लाख, मतलब 150 लाख से ज्यादा की उसको सब्सिडी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो 75% इन द केस ऑफ SC ST प्रमोटर एंड 50% इन द केस ऑफ जनरल, ठीक है। इसके अलावा टॉप अप सब्सिडी मिलेगी 10% फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 50 लाख इज पेएबल फॉर प्रोजेक्ट रिसीव्ड कैपिटल सब्सिडी अंडर द स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम के तहत 10% टॉप अप सब्सिडी मिलेगी, मतलब ये सब्सिडी मिलने के बाद भी इसके ऊपर से ये एक अलग स्कीम से 10% सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। अगर कोई लोन ले रहा है तो लोन के तहत उसको 5% इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जाएगी, जिससे उसका ऑपरेशनल कॉस्ट जो है, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट को चलाने की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग, एग्री बिजनेस एंड एग्रो एक्सपोर्ट्स प्रमोशन पॉलिसी 2019 के तहत, जो कहां पर आई थी, कब आई थी? 12 दिसंबर 2019 को, ठीक है। सीधे सीधे डेट भी कभी कभी पूछी जा सकती है। हमने मान लीजिए पढ़ लिया बहुत सारी चीजें और पूछ लिया सिर्फ डेट कि भैया ये जो है ये कब आई थी, या ये पूछा जा सकता है कि ये इसके तहत आई थी, तो ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अंडर में है ये, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ सब्सिडी दी गई है 1 रुपीज पर किलोवाट, मैक्सिमम सीलिंग ऑफ 2 लाख पर एनम फॉर 5 years और 30% सब्सिडी ऑन कॉस्ट ऑफ सोलर पावर प्लांट विद सीलिंग ऑफ मैक्सिमम ऑफ 10 लाख रुपीज, ठीक है। तो इस तरह की ये सारी चीजें यहाँ पर हैं, लेकिन ये आप पढ़ लीजिएगा। मुझे ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है, क्योंकि कभी भी RPSC कोई भी क्वेश्चन पूछती है प्रीलिम्स में तो वो इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाती है, ठीक है। वो बजट प्रोविजंस जितने भी हैं कि मतलब जहां पर पैसे की बात आ गई कि भाई, या पैसे की बात आ गई या यूनिट्स की बात आ गई कि भैया इतनी यूनिट्स हमने लगाई या इतना बजट इन्वॉल्व हुआ, इस तरह के क्वेश्चंस या बहुत ही ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स जो होती है उसके अंदर RPSC नहीं जाता कभी भी। वो बेसिक चीजें पूछता है कि भैया ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस पॉलिसी का, ये जो 12 दिसंबर 2019 को हुई, 4 डेट दे देंगे आपको, कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे ऑप्शंस में, ठीक है। ये जो पॉलिसी है किसके अंडर में आई, ठीक है।
इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, बस सीधी सीधी बातें। या फिर 4 ऑब्जेक्टिव दे देंगे और ये पूछेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्टिव इस पर्टिकुलर राजस्थान एग्री प्रोसेसिंग, एग्री बिजनेस और एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2019 का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस में कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, इतना ज्यादा इन डेप्थ ये नहीं आएगा। आपकी इच्छा है आप पढ़ सकते हैं, मुझे ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है पिछले 5 साल के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो मैंने नोट्स में भी इसको डाला है और स्लाइड में भी है, लेकिन मैं एक्सप्लेन इसको नहीं कर रहा। ठीक है, ये भी उसी के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कृषक कल्याण कोष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सीधे सीधे चीजें पूछी जा सकती है कि कृषक कल्याण कोष में कितना अमाउंट है सरकार द्वारा डाला गया है अकॉर्डिंग टू द बजट प्रोविजंस। पहला क्वेश्चन ये आता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है डेट। ठीक है, तो हम दोनों चीजें पढ़ते हैं। मेजर इनिशिएटिव फार्मर्स हैज बीन टेकन फॉर ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपने सुना होगा, लेकिन यहां ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग है, ऑन द लाइन ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, कि कैसे भी हम फार्मिंग को इजीली एसेसिबल बनाएं कि जो फार्मर्स हैं वो फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले उनको ज्यादा सोच विचार ना करना पड़े। ठीक है, इसके लिए क्या बनाया गया, कृषक कल्याण कोष बनाया गया। कृषक कल्याण कोष कब बनाया गया, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की जब वो पॉलिसी आई, वो पॉलिसी कब आई, 12 दिसंबर 2019 को वो एग्री प्रोसेसिंग, एग्री बिजनेस और एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी आई 12 दिसंबर 2019 को। और इसके तुरंत बाद 16 दिसंबर 2019 को क्या बनाया गया, कृषक कल्याण कोष। एग्रीकल्चर्स का कल्याण करने के लिए एक फंड बनाया गया, जिसके अंतर्गत स्टार्टिंग में ही 16 दिसंबर को ही कितने रुपए दिए गए, 1000 करोड़ रुपए। डन, ये 1000 करोड़ रुपए दिए गए। उसके बाद इसी कृषक कल्याण कोष में 1000 करोड़ का एडिशनल लोन भी लिया गया, मतलब अब कितने हो गए टोटल, 2000 करोड़ रुपए। डन, अब ये 2000 करोड़ रुपए किस किस तरीके से कृषि का कल्याण करेंगे, कृषक का कल्याण करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका क्या होगा कृषक कल्याण कोष का, कि ये कब स्टार्ट हुआ, भाई 16 दिसंबर 2019 को स्टार्ट हुआ। इसके तहत कितना इसके अंदर फंड है, 1000 रुपए तो पहले दिए गए, उसके बाद 1000 रुपए का एडिशनल लोन दिया गया। और अभी भी क्या आगे और क्या लोन मिला अलग अलग बजट प्रोविजंस में, भाई 2019 के बाद तो 2021, 20, 21, 22, 23 4 बजट आ गए, तो उनमें भी तो कृषक कल्याण के बारे में सोचा होगा। तो और एडिशनल लोन क्या मिला या एडिशनल फंड्स क्या मिले, वो यहाँ पर हम आगे चर्चा करेंगे। इसको और बढ़ा दिया गया है इस फंड को। ठीक है, और ये फंड कहाँ कहाँ यूज होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चन कृषक कल्याण कोष से पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, दिस फंड विल यूज टू प्रोवाइड रीजनेबल प्राइस टू फार्मर्स फॉर देयर प्रोड्यूस। ठीक है, फार्मर्स ने जो भी पैदावार की है अपने खेत से, उनकी रीजनेबल प्राइस दिलवाएगा। अब 2023-24 में क्या हुआ, मैंने कहा था आपको, और बजट प्रोविजंस आएंगे और सरकार जो है वो किसानों के बारे में सोचेगी ही सोचेगी। और किसके तहत सोचेगी, कृषक कल्याण कोष में पैसे डालने के लिए। अब कृषक कल्याण कोष के बजट को इंक्रीज करके कितना कर दिया गया, 7500 करोड़ रुपए। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है इनिशियली पैसा कितना था, भाई 1000 करोड़ रुपए था। ठीक है, 1000 करोड़, उसके बाद एडिशनल लोन कितना आया, वापस 1000 करोड़ रुपए का लोन लिया। 2023-24 के बजट प्रोविजंस के अनुसार कृषक कल्याण कोष का टोटल जो फंड है वो कितना हो गया है, तो वो हो गया 7500 करोड़ रुपए। अब इतना सारा पैसा लगाएगी कहां सरकार, कृषक कल्याण कोष से होगा क्या, तो वो अब हम बात करेंगे। पहली चीज, स्टेट प्रीमियम जो जा रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। डन, स्टेट प्रीमियम जो जा रहा है, 2 तरह के प्रीमियम जाएंगे, प्रधानमंत्री योजना है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री योजना के तहत सेंटर भी पैसा देगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसा देगी और स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा देगी। तो स्टेट गवर्नमेंट जो पैसा दे रही है, जो प्रीमियम दे रही है, वो प्रीमियम का पैसा कहां से आएगा, इस 7500 करोड़ में से आएगा। ठीक है, तो पहली चीज तो हो गई, ये 7500 करोड़ में से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो स्टेट गवर्नमेंट का प्रीमियम है वो यहां से आएगा। डन। सेकंड, अंडर मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना क्या थी, मैंने आपको बताया था। ये कृषक मुख्यमंत्री है तो भैया राजस्थान की है। ठीक है, कृषक एग्रीकल्चर, साथी मतलब एग्रीकल्चर के, एग्रीकल्चरिस्ट के जो साथी हैं, जैसे हमाल्स हो गए, आड़तिया हो गए, या और लेबरर्स हो गए, कृषक एग्रीकल्चर लेबरर्स हो गए, उन सब के रिलेटेड जो योजना थी उसका था। तो यहां से फंड आ रहा है, कहां से आ रहा है, इस 7500 करोड़ में से। ऑल्सो रिलीज फ्रॉम द कृषक
कृषक कल्याण कोष टू एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। ठीक है, द फंड्स फॉर ऑपरेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग स्कीम 2019, जो अभी हमने एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग स्कीम पढ़ी थी, फूड पार्क्स वगैरह बन रहे हैं या वही बन रहे हैं, उसका फंड भी कहां से आएगा? थर्ड एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग स्कीम 2019। इन तीनों का फंड कृषक कल्याण कोष से आएगा। अब आपको पता है यहाँ 3 दिए हुए हैं, एग्जाम में ऑप्शन कितने आते हैं? 4। तो एक कोई भी ऑप्शन उल्टा सीधा यहाँ डाल दिया जाएगा। मान लीजिए कुसुम ही डाल दिया, ठीक है, कुसुम कंपोनेंट ए या कंपोनेंट बी डाल दिया। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कृषक कल्याण कोष जो है इन चारों ऑप्शंस में से किसको फंड नहीं करता है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। तो भैया अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो आपको पता होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वो फंड करता है, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना को वो फंड करता है। कौन फंड करता है? कृषक कल्याण कोष, जो कि 16 दिसंबर 2019 को बनाया गया था। एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग स्कीम 2019 को प्रमोट करता है, लेकिन कुसुम कंपोनेंट बी को प्रमोट नहीं करता है। और इस तरह से आपका ये आंसर बिल्कुल 100% सही हो जाएगा। आपको कितने नंबर मिल जाएंगे प्रीलिम्स में? 1.33। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से आ सकता है। फंड से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है 7,500 करोड़। डेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है 16 दिसंबर 2019। पहला क्वेश्चन डेट से रिलेटेड, दूसरा क्वेश्चन फंड से रिलेटेड, और तीसरा क्वेश्चन ये मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखाया। ठीक है, तो इस लेक्चर के थ्रू हम चीजें तो पढ़ ही रहे हैं, डेटा तो पढ़ ही रहे हैं, साथ के साथ हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस बन के आएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। ठीक है, प्रधानमंत्री लिखा हुआ है, मतलब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, फॉर्मलाइज करना इन चीजों को, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। अब ये माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस हैं क्या? ठीक है, बहुत सारी फूड क्रॉप्स होती हैं और उनसे रिलेटेड एक प्रोसेसिंग यूनिट होती है। यहाँ से रॉ मटेरियल आता है और ये प्रोसेस करने के बाद प्रोसेस्ड फूड यहाँ से आउटपुट होता है। अब क्या हो रहा है, पूरे देश में बहुत सारी अलग अलग फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं और ये अपने अपने तौर पर इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं। ठीक है, इस स्कीम के द्वारा, पीएमएफएमई के द्वारा क्या किया जा रहा है? इनको फॉर्मलाइज किया जा रहा है, इनको यूनिफाइड किया जा रहा है और एक तरह से एक यूनिट बनाई जा रही है, मेजर यूनिट। ठीक है, ये किस तरह से होगा ये हम इस पर्टिकुलर स्कीम में पढ़ेंगे। अपग्रेडेशन एंड फॉर्मलाइजेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड एंटरप्राइजेस इन द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर ऑफ द कंट्री। अब ये अनऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, कोई यहाँ पर अपने हिसाब से काम कर रहा है, कोई इस यूनिट में अपने हिसाब से काम कर रहा है, कोई इस यूनिट में काम कर रहा है, और ये मतलब एक स्टैंडर्ड लेवल भी इनका नहीं है। तो इसके जरिए क्या हो रहा है? अपग्रेडेशन होगा। ठीक है, जैसे ये यूनिट काम कर रही है तो इस यूनिट के टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, स्किल अपग्रेडेशन और फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अपग्रेडेशन यहां पर किया जाएगा। और ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इसको एक यूनिफॉर्म तरीके से फॉर्मलाइज किया जाएगा। ठीक है, नोडल एजेंसी क्या है इसकी? नोडल एजेंसी जो है इसकी वो राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वही इसकी नोडल एजेंसी है। अब ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो मैंने आपको पॉइंट बता ही दिया था कि जो भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है 99% उनका सेंटर एंड स्टेट शेयर जो होता है वो क्या होता है? 60-40, 60% सेंटर द्वारा और 40% जो है वो स्टेट द्वारा उसकी सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, स्कीम कब से कब तक इफेक्टिव है? 2020 से लेकर 2025 तक के फाइनेंशियल ईयर तक ये स्कीम इफेक्टिव है। इसके अंदर में होगा क्या कि यहां पर क्या है, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, अलग अलग यूनिट्स काम कर रहे हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। ठीक है, उनकी क्वालिटी अश्योर करना, डेफिशिएंट क्वालिटी अगर वो दे रहे हैं। ठीक है, फूड सेफ्टी कंट्रोल्स स्टैब्लिश करना। ठीक है, और कैपिटल डेफिशिएंसी है, यहाँ पर लोन्स वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं तो फाइनेंशियल असिस्टेंस इन सारी यूनिट्स को प्रोवाइड करवाना। ठीक है, मार्केटिंग स्किल्स प्रोवाइड करवाना। ठीक है, और फूड सेफ्टी जो हाइजीन वाला फैक्टर है वो उसके स्टैंडर्ड्स पर इन सारी यूनिट्स को खरा उतारना। ये सारे काम किसके हैं? ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। ठीक है, द फॉलोइंग चैलेंजेस आर फेस्ड बाय द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ये सारे चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस को दूर करते हैं। लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, किसके द्वारा है? लिमिटेड स्किल्स,
ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है वहां पर, मशीनरी नहीं है इसके लिए, प्रोडक्शन के लिए और पैकेजिंग के लिए। क्वालिटी डेफिशिएंट है, फूड सेफ्टी कंट्रोल्स नहीं है, गुड हाइजीनिक एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस नहीं है, कैपिटल डेफिशिएंसी है, बैंक क्रेडिट जो लोन वगैरह है वो लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, सप्लाई चेन से इंटीग्रेट नहीं है ये लोग। ठीक है, सप्लाई चेन क्या होती है, जैसे ये एक यूनिट है प्रोसेसिंग यूनिट, तो सप्लाई चेन शुरू होती है फार्म से, फार्म से वो चीज आ रही है, फिर वो प्रोसेस हो रही है और फिर वो मार्केट में जा रही है। तो ये जो पूरी चेन है ये सप्लाई चेन होती है, इसका इंटीग्रेशन होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर ये काम बढ़िया कर रही है यहाँ पे लेकिन इसके पास रॉ मटेरियल्स टाइमली प्रोवाइड नहीं हो पा रहे हैं तो ये फेल हो जाएगा सिस्टम पूरा। अगर ये टाइमली काम कर रहे हैं, ठीक है, और ये जो रॉ मटेरियल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कंज्यूमर्स नहीं है उसको कंज्यूम करने के लिए, तो ये सप्लाई चेन का इंटीग्रेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है ड्यू टू मार्केटिंग स्किल्स। ये सारे चैलेंजेस हैं और इन सारे चैलेंजेस को जो है वो फेस कर रही है ये इंडस्ट्री, और इसको सही करना किसका काम है? एड्रेस द चैलेंजेस फेस्ड बाय अनऑर्गेनाइज्ड माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ये जो स्कीम है ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि ऑलरेडी बात की गई है, और ये जितने भी चैलेंजेस हैं फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, ठीक है, स्किल्स से रिलेटेड हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद टेक से रिलेटेड हो गया, टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं है, मार्केटिंग से रिलेटेड हो गया, ठीक है, ये जितने भी चैलेंजेस हैं इनको जो है सही करना ये किसका काम है? इस पूरी चीज का काम है। अभी हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ लिया इसकी मार्केटिंग के बारे में। ये पूरा अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो मार्केटिंग के बारे में पढ़ रहे थे। अब जो हम पढ़ेंगे वो वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एग्रीकल्चर के लिए, मतलब इरिगेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो अब यहां से जो हम बात कर रहे हैं वो इरिगेशन से रिलेट कर रहे हैं। राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट 10 मार्क का क्वेश्चन आया था RAS 2023 का जो मेंस हुआ था, ठीक है, कब हुआ था? जुलाई में, ठीक है, 20-21 जुलाई को जो मेंस हुआ था उसमें ये क्वेश्चन 10 नंबर का पूछा गया था राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, कौन इसको फंड कर रहा है? जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एंड एजेंसी और स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है? 2294.30 करोड़ रुपीस। ठीक है, जीका कितना फाइनेंस कर रहा है? इतना, और राजस्थान कितना फाइनेंस कर रहा है? इतना। ठीक है, जीका विल फाइनेंस द प्रोजेक्ट इन 2 ट्रेंचेस। 2 ट्रेंचेस हैं इसकी, 2 फेज हैं, उन फेजेस में ये करेगा। एक फेज इतने साल तक का है और दूसरा फेज यहाँ से इतने साल तक का है। ठीक है, ये एक कॉमन पीरियड है दोनों ट्रेंचेस के बीच में। ठीक है, तो RW स्लिप ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड राजस्थान की स्कीम है, वाटर सेक्टर से रिलेटेड है, लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट से रिलेटेड है, आजीविका इंप्रूवमेंट से रिलेटेड है कि किस तरह राजस्थान के किसानों का, लोगों का, लेबरर्स का वाटर सेक्टर से रिलेटेड आजीविका इंप्रूव की जाए। ठीक है, इसके अंडर, और इसको कौन फाइनेंस कर रहा है? जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, जीका। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू इंप्रूव द लाइवलीहुड ऑफ फार्मर्स बाय इंप्रूविंग वाटर यूज एफिशिएंसी। ठीक है, फार्मर्स का लाइवलीहुड, आजीविका इंप्रूव करनी है बाय इंप्रूविंग वाटर यूज एफिशिएंसी। वाटर का जो यूज है वो एफिशिएंट होना चाहिए, वो बेकार नहीं जाना चाहिए, वाटर वेस्टेज कम से कम होनी चाहिए। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, इंप्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग इरिगेशन फैसिलिटीज। ठीक है, जो ऑलरेडी इरिगेशन फैसिलिटीज है उनको इंप्रूव किया जाए, उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए, उनकी क्वालिटी बढ़ाई जाए। ये जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो RW स्लिप है, क्वेश्चन पूछा क्या जा सकता है? क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि RW स्लिप जो है वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव हमने अभी यहाँ पढ़ा। ठीक है, लाइवलीहुड, फार्मर्स के लाइवलीहुड, वाटर यूज एफिशिएंसी को और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को, इंप्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ाना, ये सारा हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद ये कितने स्टेट्स में काम में, कितने स्टेट्स में ये लागू है? तो ये है 27 स्टेट्स में। ठीक है, कितने प्रोजेक्ट्स हैं? तो 137 स्टेट्स हैं, 137 प्रोजेक्ट्स हैं टोटल, 137 प्रोजेक्ट्स में काम कर रही है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। 27 डिस्ट्रिक्ट्स और 37 इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इन 3 स्टेजेस। डन। जीका के बारे में जो हमने पढ़ लिया है, जापानीज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेशन, और ये RW स्लिप को फंड कर रहा है। दूसरी स्कीम वाटर सेक्टर से रिलेटेड, राजस्थान वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट इन डेजर्ट एरिया। ठीक है, राजस्थान से रिलेटेड स्कीम है, वाटर सेक्टर से रिलेटेड स्कीम है, रिस्ट्रक्चर कर रही है डेजर्ट एरिया में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, डैम्स वगैरह हैं,
या इरिगेशन फैसिलिटीज है उनको वापस से ठीक करना, उनको वापस से रीस्ट्रक्चर करना कि भाई कोई डैम बनाया गया, कोई भी इरिगेशन फैसिलिटी बनाई गई, ठीक है, वो कब बनाई गई, मान लीजिए वो बनाई गई 1990 में, तब की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ क्या हुआ, अब क्या चल रहा है 2024, तो अभी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन इरिगेशन फैसिलिटीज को वापस रिस्ट्रक्चर करने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट चलाया है, ठीक है। अब ये कौन कर रहा है, द रिहेबिलिटेशन एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ फेज 1 ऑफ IGNP प्रोजेक्ट। IGNP मतलब इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट को ये रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। डेजर्ट एरिया में यही एक इरिगेशन फैसिलिटी है, ठीक है, मेजर। तो उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके रिहेबिलिटेशन के लिए, उसके रिस्ट्रक्चर के लिए ये लोन लिया गया है, किसके द्वारा, NDB के द्वारा, नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। NDB कितना दे रही है, 70%। बाकी कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट कितना देगी, 30%, ठीक है। क्या कर रहे हैं ये, रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं, रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं IGNP प्रोजेक्ट को, जो कि डेजर्ट एरिया में चलाया जा रहा है, ठीक है। तो पहला फंड कौन कर रहा है, NDB, नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक, और रिमेनिंग फ्रॉम द स्टेट्स ओन इनकम सोर्सेज, स्टेट उसको फंड करेगा। ये बेनिफिट कहाँ पहुंचाया जाएगा, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जैसलमेर, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। ये डिस्ट्रिक्ट बेसिकली वो डिस्ट्रिक्ट है जो इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है जहां पे इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट से, ठीक है। तो डेजर्ट एरिया में जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनकी रिस्ट्रक्चरिंग, रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड है ये, जिसका 70% पैसा आता है न्यू डेवलपमेंट बैंक से, ठीक है, और 30% पैसा आता है NDB और 30% पैसा आता है स्टेट गवर्नमेंट से। और ये क्या है, RWSRPD प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसमें कितना पैसा लगाया गया है, 3291.63 करोड़ रुपीस, और ड्यूरेशन कितनी है इसकी, 7 साल में ये पूरा काम हो जाना चाहिए। डन, आगे चलते हैं। ड्रिप क्या है, ड्रिप है डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। जितने भी डैम्स बने हुए हैं राजस्थान में, उन डैम्स को वापस रिहेबिलिटेट करना और उनको इंप्रूव करना, ये स्कीम चलाई जा रही है, ठीक है। राजस्थान में कितने डैम्स हैं, 212 डैम्स है टोटल, ठीक है, 212, जिसमें से ये डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट स्कीम कहां कहां चलाई जा रही है, ठीक है, 189 प्रोजेक्ट्स में चलाई जा रही है। 189 डैम्स आर प्राइमरी selected in the drip second and third phase. Project will be in 2 phases, total duration of 10 years, ठीक है। 10 साल का ये पीरियड होगा, जिसमें से पहला फेज होगा 6 साल का और दूसरा फेज होगा 6 साल का। समझ में आ गई बात। और ये जो फेज होगा, ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड दोनों फेजेस में आएगा। ईच फेज इज ऑफ 6 years विथ 2 years ओवरलैपिंग पीरियड। ये जो 2 साल का पीरियड है, ये ओवरलैपिंग पीरियड हो रहा है बिटवीन फेज 1 एंड फेज 2, ठीक है। सबसे पहले प्रोजेक्ट्स की स्क्रीनिंग की जाएगी कि कौन कौन से डैम्स वगैरह हैं। आउट ऑफ डैम सैंक्शन 14 डैम्स, और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि 189 डैम सेलेक्टेड है, डैम का रिहेबिलिटेशन इंप्रूवमेंट किया जाना चाहिए। राजस्थान में 212 है, 2 फेजेस में ये काम करी जाएगी, ड्रिप सेकंड, ड्रिप थर्ड। 12 साल का, 10 साल का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें 6 साल के 2 फेजेस होंगे विथ 2 years ऑफ ओवरलैपिंग प्रोसेस पीरियड। अब इस ड्रिप स्कीम में और क्या क्या हो रहा है, ठीक है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस तरह से काम कर रही है। तो दिस ड्रिप जो स्कीम है, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा, ये सारी चीजें, ठीक है। थ्रू द प्रोजेक्ट मेजर डैम्स ऑफ द स्टेट विल बी रिनोवेटेड। इनको रिनोवेट किया गया है डैम्स को, ठीक है। इस तरह से रिनोवेट किया गया है कि वाटर लीकेज जितना भी है वो स्टॉप किया जा सके, ठीक है। वाटर लीकेज इन डैम से हो रहा है, जैसे ये डैम बन गया पूरा, गेट सारे बंद हैं इस डैम के, ये सारे गेट्स हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से वाटर लीकेज हो रहा है, इसको बंद किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है उसको इंक्रीज किया जाए। अगर लीकेज बंद किया जाएगा तो ऑलरेडी यहाँ पानी की कैपेसिटी ज्यादा बढ़ानी आवश्यक है ही है, ठीक है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द डैम जो है वो इंक्रीज की जाए, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो इरिगेशन के लिए मिल सके। इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द डैम्स एंड मोर वाटर विल बी अवेलेबल फॉर इरिगेशन टू द फार्मर्स एंड ड्रिंकिंग वाटर टू द कॉमन मैन। तो बेसिकली ड्रिप क्या कर रहा है, ड्रिप
जो है वो डैम्स को रिहेबिलिट कर रहा है, रिनोवेट कर रहा है, ताकि उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ सके, ताकि उनका लीकेज जो है वो कम हो सके। ठीक है, किसके द्वारा मॉडर्नाइज किया जाए डैम्स को, ठीक है, विथ मॉडर्न इक्विपमेंट, सो दैट डेटा रिलेटेड टू रेन फ्लड प्रोडक्शन विल बी अवेलेबल इमीडिएटली। ऐसे इक्विपमेंट्स लगाए जाएं डैम्स पर जो डायरेक्ट रियल टाइम डेटा जो है वो रिले कर सके, बता सके कि अब कितना लेवल जो है उस डैम में पानी आ चुका है। ठीक है, उसके बाद ये तो सारी बात हो गई डैम्स की। ठीक है, डैम्स का क्या कर रहे हैं हम, रिनोवेशन कर रहे हैं, रिहेबिलिट कर रहे हैं उनको, और ये सारी काम कर रहे हैं। लेकिन डैम्स तो बहुत बड़े बड़े हैं ना, छोटे छोटे जो वाटर स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए क्या स्कीम्स हैं? ठीक है, उनको भी तो हमें सही करना है ताकि इरिगेशन फैसिलिटीज हम इंप्रूव कर सके। तो उसके लिए जो स्कीम चलाई जा रही है वो है रिपेयर, रिनोवेशन एंड रिस्टोरेशन स्कीम, RRR। ठीक है, RRR कब से शुरू की गई? रिपेयर, रिनोवेशन एंड रिस्टोरेशन स्कीम वाज लॉन्च्ड इन जनवरी 2005। ठीक है, और इसके बाद इसको एक अलग स्कीम में मर्ज कर दिया गया। ये किसके द्वारा शुरू की गई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इन कोलैबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट्स टू एनहेंस स्मॉल वाटर स्ट्रक्चर्स। वही वाली बात हो गई, टू एनहेंस स्मॉल वाटर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, डैम्स जो है वो लार्ज वाटर स्ट्रक्चर्स थे, उनको हमने ड्रिप के द्वारा किया। ठीक है, IGNP की अगर बात की जाए, IGNP, तो IGNP किसके द्वारा किया गया? IGNP वो जो वाटर वाली स्कीम थी, इससे पहले ड्रिप से पहले हमने जो पढ़ी थी, RWSRPD, राजस्थान वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट इन डेजर्ट एरिया। तो डेजर्ट एरिया से हमने IGNP को सही किया, बड़े डैम्स को हमने ड्रिप से सही किया, और अब जो छोटे छोटे वाटर स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम RRR स्कीम से सही कर रहे हैं। ठीक है, जो 2005 में स्कीम चलाई गई, डन। लेकिन 2017-18 में, 2017 और 2018 में क्या किया गया? इस स्कीम को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में मर्ज कर दिया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में इसको 2017-18 में मर्ज कर दिया गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि RRR स्कीम जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फंडेड है, 2005 में स्टार्ट की गई थी, जनवरी 2005 में, उसको कौन सी स्कीम में मर्ज किया गया और कब मर्ज किया गया? ठीक है, और अब जैसे ये सेंट्रल स्कीम है तो सीधा सीधा आप वही वाला पॉइंट 60-40, 60% फंड जो है वो इंडियन गवर्नमेंट दे रही है, 40% फंड जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है, हर खेत को पानी 2017-18। ठीक है, राजस्थान कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी 2017-18 में इसको मर्ज कर दिया गया। फंडिंग क्या है? 60-40 की फंडिंग है। डन है। नेक्स्ट स्कीम है अटल भूजल स्कीम। ठीक है, अटल शब्द जो आया है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी से आया है, तो ये एक नेशनल गवर्नमेंट की स्कीम है। ठीक है, नेशनल स्कीम है। भूजल स्कीम मतलब ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है। अब बात करते हैं लॉन्च डेट की। ठीक है, तो लॉन्च डेट, सबसे पहला क्वेश्चन अगर किसी स्कीम पर बनता है तो लॉन्च डेट के से रिलेटेड ही बनता है। तो लॉन्च डेट हो गई 1 अप्रैल 2020। ठीक है, कोविड-19 के टाइम की ये एक स्कीम है। इसके तहत क्या हो रहा है? अब सेकंड क्वेश्चन जो आता है 1 अप्रैल 2020। ठीक है, असिस्टेंस क्या है? वर्ल्ड बैंक प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वर्ल्ड बैंक कितना? 50:50। ठीक है, 50% जो पैसा है वो वर्ल्ड बैंक देगा, और 50% पैसा जो है वो कौन देगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, 50-50 ये हो गया। ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट इज द नोडल डिपार्टमेंट, ये याद रखने की पॉइंट है यहाँ पर एक। ठीक है, और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स भी इसके साथ में लाइन है। मेन लाइन डिपार्टमेंट्स जो है वो हो गए, जैसे नोडल डिपार्टमेंट का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लाइन डिपार्टमेंट्स बहुत सारे हैं। तो ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट जो है वो नोडल डिपार्टमेंट है, और इसके अलावा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वाटरशेड डेवलपमेंट एंड सॉइल कंजर्वेशन, पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट, वाटर सोर्सेज, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट एंड एनर्जी डिपार्टमेंट आर मेन लाइन डिपार्टमेंट ऑफ द स्कीम। ठीक है, अब ये स्कीम कब से कब तक की है? 2021 के फाइनेंशियल ईयर से लेकर, ठीक है, कब तक की? 2024 से 2025 तक का फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ये एक और एडिशनल क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। पहला क्वेश्चन क्या हो गया? डेट से रिलेटेड। दूसरा क्वेश्चन फंडिंग पैटर्न से रिलेटेड। थर्ड क्वेश्चन नोडल डिपार्टमेंट क्या है? ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट। ठीक है, फंडिंग पैटर्न क्या है? 50-50। और इसका जो ऑपरेशनल ईयर है वो है 2020-2021 के फाइनेंशियल ईयर से लेकर 2024 से 2025 के फाइनेंशियल ईयर तक। ठीक है, 5 साल की ये योजना है, 5
ईयर्स, ठीक है। इसमें कितना स्टेट, राजस्थान स्टेट को कितना फंड दिया हुआ है, 1189.65 करोड़ रुपीस, ठीक है। 5 साल की ये, वो 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर से 24-25 फाइनेंशियल ईयर तक 1189.65 करोड़। अंडर दिस 1129 ग्राम पंचायत, 1129 ग्राम पंचायत आएगी, जो कि 38 ब्लॉक्स में है, और वो 38 ब्लॉक्स जो है वो टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट्स में है। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद स्कीम आती है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, ठीक है। मुख्यमंत्री है तो ये राजस्थान लेवल की स्कीम है, ठीक है। जल स्वावलंबन मतलब वाटर के लिए सेल्फ सफिशिएंट हो जाना, ठीक है, कि मतलब वाटर के लिए अपने को और सेकेंडरी सोर्सेस पर डिपेंडेंट नहीं रहना। तो ये योजना जो है ये कितने पंचायत समिति में चलाई जा रही है, 349 पंचायत समिति में ये स्कीम चलाई जा रही है, ठीक है। और एरिया कितना है, हेक्टेयर एरिया 5000 से लेकर 8000 हेक्टेयर एरिया में ये चलाई जा रही है। 349 पंचायत समिति पहला फैक्ट है, ठीक है। दूसरा 5000 से लेकर 8000, ठीक है। अब इसमें किया क्या जाएगा, सेलेक्टेड फेज वाइज वाटर हार्वेस्टिंग की जाएगी, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, कि बारिश का जो जल आया उसको कंजर्व करना, ठीक है। दूसरा कंजर्वेशन वर्क्स, एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेस, ठीक है, कि पानी की वेस्टेज जो है वो कम से कम हो ताकि हम उसको कंजर्व कर सकें, ठीक है। तो जो पानी हमें अवेलेबल है ऑलरेडी वो ही हमारे काम में आ जाए, चाहे वो रेन से अवेलेबल हो, चाहे वो ऑलरेडी अलग अलग इरिगेशन सोर्सेस से हो। तो यहाँ पर जल जल स्वावलंबन किया जा रहा है कि जो पानी ऑलरेडी अवेलेबल है उसी को ही अलग अलग तरीके से यूज किया जाए, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट स्कीम आती है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड डेवलपमेंट, ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री आ गया, नेशनल लेवल की स्कीम है। कृषि सिंचाई मतलब एग्रीकल्चर की इरिगेशन से रिलेटेड। इसकी 2-3 कंपोनेंट्स हैं, जैसे एक हो गया वाटरशेड कंपोनेंट, दूसरा था माइक्रो इरिगेशन जिसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर की बात की गई थी, ठीक है। अब वाटरशेड डेवलपमेंट में क्या है, वाटरशेड डेवलपमेंट में ये है कि जितना भी वाटरशेड एरिया है, रेनफेड एरिया जितना भी है, गांव वगैरह जहां पर बारिश वगैरह होती है, उस एरिया का डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब ये किसके द्वारा शुरू की गई, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टोटल 149 प्रोजेक्ट्स इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। कितने हेक्टेयर एरिया है और कितने पैसे हैं ये काम के नहीं है। इसमें 4 ऑब्जेक्टिव्स मेनली हैं वाटरशेड डेवलप कंपोनेंट में, ठीक है। पहला तो क्या था, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना माइक्रो इरिगेशन कंपोनेंट, जिसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर को अपन ने प्रमोट किया था। अब यहाँ वाटरशेड डेवलपमेंट में ये 4 काम हो रहे हैं। पहला, डेवलपमेंट ऑफ डिग्रेडेड या रेनफेड एरिया। ऐसा, अब ये डिग्रेडेड और रेनफेड एरिया क्या है, ऐसा एरिया जहां पर इरिगेशन सोर्स जो है वो सिर्फ एक है, दैट इज रेन से ही जहां पर इरिगेशन होती है। तो उस एरिया का क्या किया जाए, डेवलपमेंट किया जाए। उस एरिया को डिग्रेडेड एरिया कहा जाता है क्योंकि वहां पे और कोई इरिगेशन सोर्सेस है नहीं। सेकंड, एरिया कवर्ड विथ सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन। सॉइल और मॉइस्चर कंजर्वेशन वहां पर किया जाना चाहिए, ठीक है। प्लांटेशन होना चाहिए, एफोरेस्ट्रेशन और हॉर्टिकल्चर, ठीक है। पेड़ वगैरह उगाए, हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज वहां पर की जाए। ये सारे काम किसके अंडर में किए जाएंगे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड कंपोनेंट 2.0। फोर्थ टारगेट क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स जितने भी हैं वो क्रिएट किए जाएं। जैसे वाटर हार्वेस्टिंग मतलब कि जैसे एक रोड पे पानी, ये एक रोड बह रही है, ठीक है। यहाँ पर बारिश आई, ये बारिश आके पानी यहाँ आया, तो इस रोड के दोनों साइड में नालियां बनाई जाए, और वो जो नालियां हैं, वो जो वाटर रेनफेड जो वाटर आया है वो नालियां जाके एक रिजर्वायर में इकट्ठी हो, या फिर मकान के ऊपर जो रूफ टॉप्स हैं वहां पर वाटर हार्वेस्टिंग वेल्स बनाए जाए ताकि उनका पानी कुओं में यूज किया जाए, ठीक है, कुओं में कंजर्व किया जाए, ठीक है। तो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर जो रेन वाटर को स्टोर कर सके। रिजुविनेटेड इंक्लूडिंग अमृत सरोवर। अमृत सरोवर स्कीम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अमृत सरोवर पर डिस्ट्रिक्ट कितने अमृत सरोवर, छोटी छोटी इरिगेशन फैसिलिटीज बनाई जाएगी। तो ये है वाटरशेड कंपोनेंट 2.0 ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। स्टेट वेयर हाउस कमीशन कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये नेक्स्ट चीज आती है। अब अपन ने पानी वगैरह का तो सारी चीज देख ली, अब ये वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन क्या है। वेयर हाउसिंग क्या होती है, स्टेट मतलब स्टेट लेवल पर ये बनाया जा रहा है, ठीक है। वेयर हाउसिंग ये होती है, जैसे ये पर्टिकुलर मान लीजिए खेत है, ठीक है। इस खेत में 100 टन कोई भी क्रॉप हुई, ठीक है, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब ये क्या है कि ये
सीधे तो ऐसा नहीं होगा नहीं कि 100 टन के 100 टन आप मार्केट में बेच दोगे, इसको कहीं ना कहीं स्टोर किया जाएगा। ठीक है, तो जो स्टोरेज यूनिट्स होती हैं, उस स्टोरेज यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, वेयर हाउस। और स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन एक यूनिफाइड तरीका है सारे जितने भी राजस्थान के अंदर खेत हैं उनको वेयर हाउसेस प्रोवाइड करवाने का, उनकी कैपेसिटी एनहेंस करने का और वो सारी चीजें करने का। ठीक है, तो मेन एक्टिविटी क्या है राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कमीशन की, इज टू बिल्ड एंड ऑपरेट। एक तो बिल्ड करना, पहले तो बनाना। ठीक है, और ऐसा नहीं कि बना के छोड़ दिया, उनको ऑपरेट भी करना, उनको सुचारू रूप से चलाना। ठीक है, किसको, गोडाउन्स को एंड वेयर हाउसेज इन द स्टेट फॉर साइंटिफिक स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ऐसा नहीं कि बस सीधा ही यहाँ से लाया और यहाँ स्टोर कर दिया और पता चला यहाँ पे भाई उसको जानवर खा गए या कुछ और इंसेक्ट्स वगैरह हो गए और ये हो गया, नहीं। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि पर्टिकुलर क्रॉप है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहनी चाहिए थी, ऑप्टिमम टेम्परेचर उसका वो है, और यहाँ स्टोरेज फैसिलिटी जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, यहाँ पर अंडरग्राउंड बेसमेंट में है या डायरेक्ट यहाँ पर धूप आती है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वो नहीं सस्टेन कर पाएगी, उनकी शेल्फ लाइफ लंबी नहीं हो पाएगी। तो क्या करना है, हमें साइंटिफिक स्टोरेज करना है ताकि ये जो स्टोरेज है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ऑप्टिमम कंडीशंस में यहाँ पर लॉन्गर शेल्फ लाइफ दी जाए। ठीक है, सीड्स, मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स एंड अदर नोटिफाइड कमोडिटीज ऑफ द फार्मर्स। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्शन जो होगा वही स्टोर किया जाएगा, यहाँ पर सीड्स भी स्टोर किए जा सकते हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजर्स भी स्टोर किए जा सकते हैं, मैन्योर स्टोर किया जा सकता है, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट जितने भी हैं या और भी जो भी नोटिफाइड कमोडिटीज हैं फॉर द फार्मर्स, वो सारी चीजें यहाँ पर स्टोर की जा सकती है। कहाँ पर, गोडाउन में या फिर वेयर हाउस में। ठीक है, कॉर्पोरेशन इज प्रोवाइडिंग रिबेट फॉर स्टोरेज चार्जेस। अब कॉर्पोरेशन क्या कर रहा है, कॉर्पोरेशन रिबेट प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, अगर कोई भी किसान या कोई भी किसान एग्रीकल्चर से रिलेटेड आदमी अगर स्टोरेज यूनिट अपनी बनाता है, कंस्ट्रक्ट करता है या उसको कंटिन्यूसली ऑपरेट करता है, तो उस पर कितना पैसा लगेगा, ये बात सीधी सीधी यहाँ पर स्टेट वेयर हाउसिंग कमीशन के द्वारा वो दी गई है, एक रिबेट की सब्सिडी जितनी भी दी गई है। जैसे फॉर एग्जांपल SC/ST फार्मर्स अगर अपनी स्टोरेज यूनिट्स खोलते हैं, गोडाउन्स खोलते हैं या वेयर हाउसिंग यूनिट्स खोलते हैं, तो स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का ये दायित्व है, ये काम है कि वो 70% रिबेट इनको दे। अगर 100 रुपए का कोई चीज खोली जा रही है, मान लीजिए 1 लाख रुपए की अगर कोई स्टोरेज यूनिट खरीदी जा रही है, तो 70,000 रुपए स्टेट वेयर हाउसिंग कमीशन उसको देगा। जनरल फार्मर्स में अगर SC/ST नहीं है तो 60% सब्सिडी दी जाएगी। और कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर कोई वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन खोल रही है, वेयर हाउस खोल रही है या गोडाउन खोल रही है, तो 10% वहां पर रिबेट उसको दी जाएगी। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है स्टेट वेयर हाउसिंग का काम। उसके बाद आती है पशु मित्र योजना। ठीक है, पशु मित्र योजना क्या है, स्टेट में स्टार्ट की गई है। एम ऑफ प्रोवाइडिंग एनिमल हस्बेंड्री बेनिफिट्स थ्रू वेरियस फैसिलिटीज ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। ठीक है, अब इसमें पशु मित्र मतलब क्या क्या इसमें वो दी जाएंगी, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। पहला तो अब ये हो गया कि भाई एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, लेकिन होगा क्या इसमें, इसमें टैगिंग की जाएगी, इसमें वैक्सीनेशन किया जाएगा, इंश्योरेंस किया जाएगा। अगर कोई दुर्घटना होती है किसी भी एनिमल के साथ, ठीक है, तो उस पर इंश्योरेंस मिलेगा। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाएगा फॉर इंप्रूविंग द ब्रीड ऑफ एनिमल्स, और प्रेगनेंसी टेस्टिंग की जाएगी। इसके लिए 5000 अनएम्प्लॉयमेंट यंग को ट्रेनिंग दी जाएगी एज लाइव स्टॉक असिस्टेंट्स या वेटरिनेरियंस इन द स्टेट फॉर द गिवन बेनिफिट ऑफ फिक्स्ड हॉनोरियम एज देयर वर्क परफॉर्मेंस। उनको पैसे भी दिए जाएंगे। प्रोटेक्शन टू कैटल ऑनर्स अगेंस्ट पॉसिबल लॉसेस ड्यू टू अनटाइमली डेथ ऑफ मिल्च काउ बफेलो लाइफ स्टॉक, फ्री इंश्योरेंस टू 2 मिल्च काउ एनिमल्स फॉर ईच फैमिली अप टू मैक्सिमम 40,000 पर एनिमल इज प्रोवाइडेड। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी लोग एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित है उनके लिए ये योजना चलाई जा रही है। डिपार्टमेंट कौन सा है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है। इसमें क्या किया जाएगा, टैगिंग की जाएगी। ठीक है, और वैक्सीनेशन किया जाएगा, कोई भी बीमारी हो ही ना, स्टार्ट ही ना हो, उसके लिए वैक्सीनेशन किया जाएगा। जैसे अभी लंपी डिजीज शुरू हुई थी, ठीक है, तो उसके लिए वैक्सीनेशन आया, वो वैक्सीनेशन करवाया गया। इंश्योरेंस करवाया जाएगा, अगर अनटाइमली डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस मिलेगा किसको, पशु मित्र को। ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जाएगा, मतलब इस तरह से इंसेमिनेशन होगा कि अगर कोई कैटल, अगर कोई मिल्च काउ जो है वो 10 kg 10 लीटर पर डे मिल्क दे रही थी, तो उसका जो इंसेमिनेशन है वो इस तरह की ब्रीड इंप्रूवमेंट कराई जाएगी कि इस काउ का जो बच्चा होगा, जो गाय इसकी जो
नेक्स्ट जनरेशन होगी वो हमें 15 लीटर का मिल्क पर डे प्रोवाइड करवाए। ठीक है, तो इसे कहते हैं ब्रीड इंप्रूवमेंट। फिर उसके बाद होगा प्रेगनेंसी टेस्टिंग ऑफ एनिमल्स। ठीक है, इसके अलावा 5000 यूथ को हम डेवलपमेंट, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा देंगे, स्किल डेवलपमेंट उनका होगा। देन आगे चलते हैं, राजस्थान सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना, सुरक्षा कवच। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिया जाएगा। ठीक है, अब एक्सीडेंट इंश्योरेंस कब से मिलेगा, 1 Feb 2024। देन अंडर दिस स्कीम सम ऑफ 5 लाख इज पेएबल इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ या टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी। ठीक है, एंड 2.5 लाख इन केस ऑफ पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी। अब ये किसको दिया जाएगा, ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस है किसका, जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं उनको ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा। अब ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी 2 टाइप का है। ठीक है, पहला पहला तो हो जाएगा 5 लाख रुपीस और दूसरा हो जाएगा 2.5 लाख रुपीस। ठीक है, इसमें क्या होगा, या तो एक्सीडेंटल डेथ हो गई, या तो डेथ ही हो जाए, ठीक है, या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए। इन दोनों केसेस में कोई भी मिल्क प्रोड्यूसर हो, रजिस्टर्ड मिल्क प्रोड्यूसर हो, उसको 5 लाख रुपीस मिलेंगे। और अगर पार्शियल डिसेबिलिटी पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो उसको कितने पैसे मिलेंगे, 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, ये है हमारी सरस राजस्थान सरस सुरक्षा कवच योजना का 8th फेज। इसमें 5 लाख और 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। 2 सेक्शन से ही आपको समझा दिए गए हैं। सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना, इसका 16th फेज चल रहा है। ये कब से शुरू हुई, ये शुरू हुई 29 नवंबर 2023 से। ठीक है, सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना, बात समझ में आई। ठीक है, इसमें क्या होगा, आरोग्य मतलब किसी भी बीमारी के अगेंस्ट ये इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि कब से शुरू हुआ, 29 नवंबर 2023। और ये किसको दिया जा रहा है, मिल्क प्रोड्यूसर्स को। कितने मिल्क प्रोड्यूसर्स हुए ये नॉट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, चीफ मिनिस्टर दुग्ध उत्पादन उत्पादक संबल योजना। चीफ मिनिस्टर मतलब राजस्थान की स्कीम है। दुग्ध उत्पादक मतलब वो लोग जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, मिल्क प्रोड्यूसर्स को ये संबल प्रोवाइड करवा रही है, मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करा रही है। अब इस फाइनेंशियल असिस्टेंस का बेस क्या है, ठीक है, बेस की बात की जानी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसका बेस है कि अगर कोई मिल्क प्रोड्यूसर 10 लीटर दूध पर डे का प्रोड्यूस कर रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान उसको एक ग्रांट देगी जो कि 2 रुपए पर लीटर होगा। ठीक है, मतलब अगर कोई रजिस्टर्ड मिल्क प्रोड्यूसर जो है वो 10 लीटर दूध पर डे का प्रोवाइड करवा रहा है तो उसको कितने कितने रुपए मिलेंगे, 20 रुपए उसको पर डे मिलेंगे। ठीक है, ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। ग्रांट इन एड रेज फ्रॉम 2 टू, यहां पर ये एक वो मिसिंग है 5। ठीक है, पहले यहां पर कितने रुपए मिलते थे, 2 रुपए मिलते थे, अब कितने मिलेंगे, 5 रुपीज पर लीटर, 5 रुपीज पर लीटर। समझ में आई बात, पहले 2 रुपए मिल रहे थे, अब पहले 2 रुपए मिल रहे थे पर लीटर और जिसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 5 रुपीज पर लीटर। ठीक है, फॉडर सीड डिस्ट्रीब्यूशन, नाम से ही पता चल रहा है कि RCDF जो है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जो है, वो क्या प्रोवाइड करवा रहा है, फॉडर सीड प्रोवाइड करा रहा है मिल्क यूनियंस को। ठीक है, सब्सिडाइज्ड रेट में। डन हो गई बात। उसके बाद ये बताया गया है कि राजस्थान में जो है वो कितने नेशनल पार्क है, 3 नेशनल पार्क है। कौन कौन से नेशनल पार्क है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको याद होना चाहिए, बहुत ही इजी सा पॉइंट है, लेकिन फिर भी मैं आपको 3 नेशनल पार्क बता देता हूं। पहला तो हो गया केवला देव, सेकंड ये जो भरतपुर में है, सेकंड हो गया अपना मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। ठीक है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क जो कोटा के आसपास, झालावाड़ के आसपास का एरिया में विकसित है। ठीक है, केवला देव, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, और थर्ड हो गया रणथंबोर नेशनल पार्क। ये कहां पर है, सवाई
माधोपुर में, ये कहाँ पर है, भरतपुर में, बर्ड सेंचुरी है ये। उसके अलावा 26 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 5 टाइगर रिजर्व्स हैं और 36 कंजर्वेशन रिजर्व्स जो हैं वो राजस्थान में है। इसके अलावा 4 बायोलॉजिकल पार्क्स हैं जो कि है जयपुर में, जोधपुर में, कोटा एंड उदयपुर। डन। इसके अलावा राजस्थान ग्रीनिंग एंड रीवाइल्डिंग मिशन के तहत राजस्थान को एक ग्रीन मिशन, ग्रीन स्टेट बनाने की कवायद चल रही है, जिसके लिए एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया है 2023-2024 में, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, फॉरेस्ट राजस्थान। इसके अलावा इसमें क्या किया गया है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सपेंड ट्री कवरेज आउटसाइड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट इन राजस्थान। राजस्थान की जो फॉरेस्ट हैं उनके अलावा उनके बाहर भी ट्रीज का एक्सपेंशन, ट्रीज का कवरेज जो है वो किया जाए। फॉरेस्ट एरिया में तो है ही है, फॉरेस्ट एरिया के बाहर जितने भी जगह है वहां पर ट्री कवरेज बढ़ाया जाए। इंक्रीज ग्रीनरी आउटसाइड द फॉरेस्ट एरियाज, ये इसका टारगेट है। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए ये क्या है, ये है टारगेट। इस टारगेट को अचीव करने के लिए एक्टिविटीज क्या चलाई जा रही है कि एक साल में कितनी सैपलिंग्स उगाई जाएंगी, कितनी सैपलिंग्स दी जाएंगी, 5 करोड़। ठीक है, 5 करोड़ पेड़ पौधों को उगाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड सिटीजन्स इन द स्टेट। डन, क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं। और ये सैपलिंग्स कहाँ हो जाएगी, गोचर भूमि जो होती है, ओरण जितने भी होते हैं, ग्रासलैंड जितने भी होते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा 1 करोड़ सैपलिंग्स जो है वो अर्बन एरियाज में उगाई जाएंगी और 3 करोड़ सैपलिंग्स जो है वो जनरल पब्लिक टू प्लांट इन देयर होम या फील्ड्स में। ठीक है, इसके अलावा एनवायरमेंटल एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसके तहत एजुकेशनल और अवेयरनेस प्रोग्राम होता है टाइम टू टाइम। कौन करवाता है ये, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट करवाता है। कब कब करवाता है, अब ये डेट्स जो है ना 4, ये इंपॉर्टेंट है, सीधी सीधी पूछी जा सकती है। ठीक है, ये डेट रैंडमली पूछ लेंगे, फिर आप कहेंगे कि ये डेट कहाँ से पूछी गई यार, ये तो कहीं किसी किताब में थी नहीं। भाई ये इकोनॉमिक सर्वे में थी, इसलिए ये चीज़ें पूछी गई हैं। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डे मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, उसके बाद ओजोन लेयर कंजर्वेशन डे 16 सितंबर आने वाला है अभी कुछ ही दिनों में। ठीक है, 16 सितंबर। और वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी। ठीक है, ये 4 डेट आपको याद रखनी है, कोई भी चीज पूछी जा सकती है। ठीक है, जैसे ओजोन कंजर्वेशन डे 16 सितंबर, वेटलैंड डे 2 फरवरी, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डे 5 जून। डन हो गई बात। राजस्थान स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का गठन कब किया गया था साहब, 2010 में किया गया था। ठीक है, किस कौन से उसके लिए किया गया था, अंडर आर्टिकल 63(1) ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में एक एक्ट आया था, BDA 2002। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2009, जिसके तहत राजस्थान बायोलॉजिकल डिवीजन रूल्स 2010 बने और इसके तहत ही राजस्थान स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का गठन किया गया 2010 में। ई वेस्ट मैनेजमेंट की बात की गई। ई वेस्ट क्या होता है, कोई भी आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो या मोबाइल जिस पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, वो एक समय के बाद खराब हो जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कोई भी मोबाइल आज जो वर्किंग कंडीशन में है, या टीवी है या फ्रिज है, ठीक है, या पीसी है आपका, लैपटॉप है, वो एक टाइम के बाद खराब होगा और वो क्या बन जाएगा, ई वेस्ट। इस ई वेस्ट को, ये धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा, लेकिन इस ई वेस्ट को मैनेज करने की आवश्यकता है। ठीक है, और ये किसका काम है, स्टेट, इन द स्टेट द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने ई वेस्ट पॉलिसी बनाई है एक, और उस ई वेस्ट पॉलिसी के तहत ये काम कर रहे हैं ताकि 2023 में ताकि ई वेस्ट को कम से कम किया जा सके। इसके अलावा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है, एग्रीकल्चर मतलब कृषि से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है ये, जिसके तहत कितना पैसा है इसके अंदर, 1,00,000 करोड़। ठीक है, अब ना तो यहाँ पर स्टेट दिया हुआ है ना यहाँ पे नेशनल दिया हुआ है, तो ये अपन किसको मानेंगे कि कौन बना रहा है। ठीक है, सीधी सीधी बात है, जब कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा हो तो आप नेशनल गवर्नमेंट को मान सकते हैं कि नेशनल गवर्नमेंट इसको बना रही है। कितना फंड है, 1,00,000 करोड़। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर को वो कर रहा है, डेवलप कर रहा है या उसको एनकरेज कर रहा है। कब ये शुरू हुआ, 15 मई 2020, 15 मई
2020 को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना हुई टू क्रिएट फ्रेगमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फार्मर्स। फार्मर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। इसके लिए ये पूरा का पूरा जितने भी 1 लाख करोड़ है ये इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम में आएंगे। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो है वो नोडल बनाया गया है, ठीक है, कहां पर, राजस्थान में। अंडर AIF इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफ 3% पर एनम विल बी गिवन। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए देखो, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो उसके लिए फाइनेंस जो है उसको अगर आप रिलैक्स कर देते हैं कि भाई जो इंटरेस्ट है वो कम कर दिया आपने या और कई रूल्स आपने लीनियंट कर दिए, तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत इजीली बढ़ता है। बेसिकली सारी चीजें जो है वो इसी चीज पर डिपेंड करती है। तो यहाँ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में क्या किया, आपको इंटरेस्ट सब्सिडी दे दी 3% की पर एनम। अब ये जो 3% की सब्सिडी आपको मिल रही है ये कहां से आएगा, ये पैसा ये 1 लाख करोड़ रुपए यहां मोबिलाइज हो जाएगा। डन हो गई बात, आगे चलते हैं। ऑल लोन्स अप टू ए लिमिट ऑफ 2 करोड़ तक के लोन को किया जा सकता है वहां पर। अब इसके बाद राज्य सहकार पोर्टल की बात कर लेते हैं अपन। ये लास्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर सेक्टर का। सहकारी समिति जितनी भी होती हैं वो एक मेजर रोल प्रोवाइड करती है फाइनेंस प्रोवाइड कराने के लिए या और भी स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, काफी चीजों के लिए, ठीक है। तो इसके लिए राजस्थान ने क्या बनाया है, राज्य सहकार पोर्टल। राज्य सहकार पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड फॉर वेरियस स्कीम ऑफ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। अब वो स्कीम क्या क्या है, शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन एप्लीकेशंस, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन मिल दे रहे हैं। शॉर्ट टर्म लोन किसके लिए चाहिए होता है, भाई एक क्रॉप है जो 5 महीने के लिए हमें चलानी बोनी है, यहाँ बोई जाएगी और 5 महीने बाद उसको काट लिया जाएगा। तो ये 5 महीने के लिए एक शॉर्ट टर्म लोन कौन दिया, किसके द्वारा दिया जा रहा है, सहकार पोर्टल पर एप्लीकेशन दी जा रही है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एप्लीकेशन, ऑनलाइन पेमेंट कोई भी हो रहा है उसके लिए, न्यू एप्लीकेशन फॉर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन, गेम्स फेडरेशन रजिस्ट्रेशन, इलेक्शन सिस्टम, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन, इन सब के लिए क्या किया गया है, राज्य सहकार पोर्टल, ठीक है। तो ये जाकर हमारा टोटल क्या हो गया है, अब मैं आपको बताऊं तो एग्रीकल्चर का जो हमारा चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, इसके अंदर हमने एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज की बात की, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज की बात की, ठीक है। मार्केटिंग के बाद हमने वाटर सेक्टर, इरिगेशन वगैरह ये सारी चीजें। उसके बाद एनवायरमेंट कंजर्वेशन की बात हुई, ई वेस्ट मैनेजमेंट और ये सब, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो भी अलाइड सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर हुआ, एनिमल हस्बेंड्री हुआ, सहकारी समिति के बारे में पूरा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है चैप्टर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है अब इसके बाद, ठीक है, वो आता है रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ठीक है। ये चैप्टर हम चैप्टर 3 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। तब तक आप ये कंप्लीट कर लीजिए और बाकी जो जितना भी है वो उन सब चीजों का रिवीजन एक बार कर लीजिए। आज के लिए थैंक्स। रिवीजन जो है वो आपका कंटिन्यू बेसिस पे चलना चाहिए। आप मेरे वीडियोस को 2 बार 3 बार जितनी भी देख सकते हैं। छोटे छोटे वीडियोस मैंने बनाए हैं, ज़्यादा लंबे वीडियोस में बना नहीं रहा। रेगुलर वीडियोस अपलोड हो रहे हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी इकोनॉमिक सर्वे को कंप्लीट कर सकें। थैंक यू।